100 साल पहले इंसानों ने स्पेस ट्रांसपोर्ट तकनीक पर काबू पा लिया था और उन्होंने स्पेस ट्रांसपोर्ट चैनल खोल दिया। लेकिन सबको हैरानी हुई कि स्पेस ट्रांसपोर्ट चैनल के दूसरे छोर पर एक पूरी तरह से अलग नई दुनिया थी, जहां सिर्फ असीमित डर और कत्लेआम था। और इंसानों की जिस टेक्नोलॉजी और हथियारों पर बहुत घमंड था, वो यहाँ पर पूरी तरह फेल हो गए। और क्योंकि स्पेस ट्रांसपोर्ट चैनल को बंद नहीं किया जा सकता था, इसलिए जो पहले लोग वहाँ गए वो फूड चेन के सबसे निचले पायदान पर आ गए और बस तरह तरह के जानवरों के शिकंजे में जीने को मजबूर थे। लेकिन एक दुर्घटना के कारण जब पहले इंसान ने उन जानवरों को खाना शुरू किया तो इंसानों के शरीर में जीन का इवोल्यूशन होने लगा। तब उन लोगों ने पागलों की तरह कई बार इवोल्यूशन किया, जानवरों की आत्मा को अपने शरीर में मिला लिया और आखिरकार इंसानों ने जीन के राज को जान लिया। लेकिन इंसानों को लगातार इवोल्यूशन करते रहना था, तभी वो इस नई दुनिया में जीवित रह सकते थे, जहाँ कमजोर को मजबूर खा जाता है और यहाँ तक कि देवता भी बन सकते थे। इस नई दुनिया को इंसानों ने भगवान की शरण का नाम दिया और ये जो कुल्हाड़ी उठाकर दौड़ता हुआ आदमी है, इसका नाम हान सेन है। ये अब तक विकसित नहीं हुआ है। हालांकि ये यहाँ आया है तो महीना भर ही हुआ है, लेकिन ये सबके निशाने पर आ गया है। और इन लोगों के पीछे करने का कारण ये था कि जब इन लोगों ने टीम बनाकर एक जानवर की आत्मा को मारा था तो उसे चुरा कर ये ले आया। लेकिन इस नई दुनिया में कमजोर को मजबूर खा जाता है। यहाँ सिर्फ जीवित रहना और इवोल्यूशन ही एकमात्र तरीका है। उदाहरण के लिए अगर ये अब इनके हाथ लग गया तो ये मरना तय है। यहाँ तो बस यही नियम है कि जो जीतता है वही राजा होता है। लेकिन जी सकते हैं तो मरना किसे पसंद है? बस बहुत बुरा लग रहा है। 1 महीने पहले ही हान सेन की उम्र 18 साल की पूरी हुई थी और उसने तुरंत ही यहाँ आना चुन लिया। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो अपनी मर्जी से यहाँ आया था। बहुत कम लोग होते हैं जो पढ़ाई छोड़कर यहाँ आते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उसके पिता की अचानक मौत हो गई थी। माँ बीमार थी, कमजोर थी और काम नहीं कर सकती थी और उसकी बहन को पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। हाई स्कूल पास करने वाले हान सेन के लिए पैसे कमाने के लिए भगवान की शरण में आना ही सबसे अच्छा विकल्प था। वो थोड़ा लड़खड़ाते हुए गली के कोने पर पहुंचा। तभी अचानक उसने देखा कि एक लंबे पेड़ जितना बड़ा राक्षस उसका रास्ता रोके खड़ा है। मैंने सोचा था कि मेरी बाईं पलक क्यों फड़क रही थी, तो ये राक्षस मिलने वाला था। अह राक्षस, तू इतना गुस्से में शहर के अंदर कैसे आ गया? मेरी एक बार खा ले। ये कहते ही उसने चाकू निकाला और वार कर दिया। सबसे बुरी बात ये थी कि उसने राक्षस के पिछवाड़े में वार किया था। इससे वहाँ खड़े सब लोगों की नजरें उस पर पड़ गईं। फिर राक्षस के चारों तरफ से सफेद धुआं उठने लगा और पलक झपकते ही ये राक्षस एक खूबसूरत औरत में बदल गया। हान सेन तो डर के मारे बेहाल हो गया। औरत, पिछवाड़ा, ये तो इंसान है। तभी वहाँ के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। वाह यार, इतनी हिम्मत है कि चिन क्सुएन के पिछवाड़े में गोद दिया। ये लड़का कौन है? हाँ, क्या इस लड़के को पता नहीं कि जानवरों की आत्मा से बदलना क्या होता है? चिन क्सुएन गैंगिया शरण में सबसे ताकतवर और रुतबे वाली औरत है। बहुत से लोग हंसी रोक रहे थे। ये आदमी तो चिन क्सुएन के पिछवाड़े में गोद मारने की हिम्मत कर गया। ये तो पिछवाड़े का दीवाना है। इस खूबसूरत औरत को जब एक अजनबी आदमी ने पिछवाड़े में गोद मार दिया तो उसने तुरंत ढेर सारे तगड़े आदमी बुला लिए और उसे घेर लिया। एक तगड़े आदमी ने अचानक उसकी पीठ में लात मारी। हान सेन का संतुलन बिगड़ गया और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। चिन क्सुएन ने वहीं सबके सामने कह दिया, सुन लो सब लोग, आज के बाद जो भी इसके साथ रहेगा या इसकी मदद करेगा वो मेरा दुश्मन होगा। ये बात सुनते ही हान सेन का दिल बैठ गया और वो जो तगड़े आदमी खड़े थे वो दांत पीस रहे थे। उसे तो लगा जैसे वो सपना देख रहा हो। मैंने क्या किया? ये सच तो नहीं है। मैंने वाकई चिन क्सुएन के पिछवाड़े में गोद मार दी, लेकिन मैं अभी तो यहाँ आया हूँ। और फिर लगभग 1 महीना बीत गया। कहीं पहाड़ की झरने के पास एक आदमी कोने में बैठा अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा था। ये हान सेन था जो इवोल्यूशन के लिए बहुत सारे काली खोदने वाले कीड़ों को मार रहा था। उसने चाकू निकाला और तुरंत एक कीड़े का गोदा फाड़ दिया। सिस्टम ने तुरंत दिखाया कि तुमने काला खोदने वाला कीड़ा मार डाला है। इसका गोदा खाने से 0 से 10 पॉइंट्स तक जीन रैंडमली मिल सकता है। लेकिन बदकिस्मत से वो लगातार 30 से ज्यादा कीड़े खा चुका था। फिर भी उसके जीन में 1 पॉइंट भी नहीं बढ़ा था। अपने बेसिक जीन वैल्यू को छोड़कर बाकी सब जीन वैल्यू 0 थे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं कब पहली बार शरीर को साफ कर पाएगा और कोई पद हासिल कर पाएगा। कम दर्जे का गोदा शरीर को शुद्ध करने में लगभग बेअसर होता है। यहाँ करीब 1 महीना हो गया था, लेकिन अब तक एक बार भी शरीर को शुद्ध नहीं कर पाया था। पहले उसने सोचा था कि कुछ ज्यादा ताकतवर जीवों का शिकार करे, लेकिन सबसे कमजोर मूल स्तर के जीव तांबे के दांत वाले जानवर से भी वो पार नहीं पा सका था। आखिरकार उसकी तो जान ही निकल गई थी। करीब 15 दिन तक वो ठीक से भगवान की शरण में लौट ही नहीं पाया था। काश कुछ लोग उसके साथ मिलकर मूल स्तर के जीवों का शिकार करते तो आज ये हालात नहीं होते। बस वो चिन क्सुएन के पिछवाड़े में गोद न मारता तो उस दिन की बात ही अलग होती। आज तक कोई उसके साथ जुड़ने की हिम्मत नहीं करता है। जब वो पछता रहा था तो उसने देखा कि दूर कुछ सुनहरी रोशनी चमक रही थी। हान सेन पास जाकर देखता है ये कोई सुनहरा काला खोदने वाला कीड़ा है। सिस्टम में भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तभी अचानक हान सेन घबरा जाता है। ये सुनहरा काला कीड़ा उसकी तरफ बढ़ने लगा। हान सेन ने देर न करते हुए पहले हमला किया। उसने जल्दी से बिजली से भरा हुआ चाकू निकालकर इस सुनहरे कीड़े को चीर दिया। सिस्टम ने तुरंत नोटिफिकेशन दिखाया, दिव्य स्तर के जीव को मारा, दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा मिली। हान सेन को लगा कि उसने गलत देखा। दिव्य स्तर का जीव, दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा, ये कैसे हो सकता है? इस नई दुनिया में दुर्लभता और गुणवत्ता के आधार पर चाकू को मोटे तौर पर 4 स्तरों में बांटा गया था। साधारण, मूल, बदला हुआ और दिव्य। बेशक दिव्य स्तर का मिलना सबसे मुश्किल था और पूरे गैंगिया शरण में कुछ ही लोगों के पास ये था। ये तो बहुत बड़ी कमाई हो गई। उसने तुरंत इस जानवरों की आत्मा की जानकारी देखी। ये तो वही कवच वाली जानवरों की आत्मा थी जिसका वो हमेशा से सपना देखता था।
उसे लगा नहीं था कि ये सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। तभी वो जानवरों की आत्मा अचानक सुनहरी रोशनी की किरण बनकर सीधे आसमान की तरफ गई। फिर उसके सामने एक भृंग के आकार की जानवरों की आत्मा दिखी और फिर ये पिघलते हुए तरल की तरफ फैलने लगी और धीरे धीरे हान सेन के शरीर पर चढ़ने लगी। थोड़ी ही देर में हान सेन का पूरा शरीर सुनहरे तरल से लिपट गया। जैसे जैसे सुनहरा तरल धीरे धीरे उतरा, हान सेन का कवच भी धीरे धीरे दिखने लगा। उस समय उसे लगा कि उसका शरीर हल्का हो गया है और उसमें जबरदस्त ताकत भी आ गई थी। वो दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा से बने कवच की बात ही कुछ और थी। आम मूल स्तर की जानवरों की आत्मा से बने कवच की तुलना में ये कितना शानदार था। पहले जब वो देखता था कि किसी के पास मूल स्तर की जानवरों की आत्मा का बदसूरत कवच है तो उसे बहुत देखा करता था। उसे लगा नहीं था कि आज हान सेन खुद एक बहुत बड़े पत्थर के पास आ गया है। वो अपनी असली ताकत जांचना चाहता था। उसने बस एक मुक्का मारा और बड़ी आसानी से उस चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसे लगा नहीं था कि जब सबने उसे अकेला कर दिया था तब उसकी किस्मत बदलने वाला दिन भी आएगा। एक आदमी की चाकू निकालने की इच्छा हो रही थी, लेकिन फिर भी वो खाना बना रहा था। मजबूर था, इतनी कीमती चीजें बर्बाद नहीं कर सकता था। पहले जो दिव्य स्तर का उड़ने वाला भृंग खाया था उससे 7 पॉइंट दैवीय जीन मिले थे और अब इसका छिलका पकाकर जो सूप बचा था उसे पीने से शायद कुछ और बढ़ जाए। लेकिन ये जो दिव्य स्तर के भृंग के शरीर से निकला है ये आखिर क्या है? हान सेन ये खूबसूरत क्रिस्टल देख रहा था। ये बहुत अजीब लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे ये उस भृंग के शरीर का हिस्सा हो। तभी पास के एक पिंजरे में बंद हरा जानवर लालच से घूर रहा था। तभी अचानक क्रिस्टल हान सेन के हाथ से छिन गया। लेकिन जब वो मुड़कर देखता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिंजरे में बंद हरे जानवर ने अपनी जीभ से तुरंत क्रिस्टल को उठाया और बिना कुछ सोचे समझे उसे निगल लिया और अंत में अपने होंठ भी चाट लिए। हान सेन तुरंत पागल हो गया। है तेरी, तूने इसे निगल लिया, जल्दी से उगल दे। लेकिन वो हरा जानवर हिला तक नहीं, जैसे मर गया हो। तभी उस हरे जानवर का आकार बढ़ने लगा, उसके शरीर से हरी हरी रोशनी फैलने लगी। अचानक हान सेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हरा जानवर इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि वो पिंजरे को तोड़ता हुआ हान सेन की तरफ झपटा। हान सेन छोटे छोटे कदमों से पीछे हटता हुआ अपनी कमर से चाकू निकालने लगा। फिर बिजली से भरा हुआ चाकू सीधा उस हरे जानवर के शरीर में घुस गया। हान सेन उसे खून से लथपथ होते देख रहा था। उसका दिल अब भी डर से धड़क रहा था। सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, शिकार सफल रहा, मूल स्तर के हरे जानवर को मार डाला। हान सेन सन्न रह गया। मूल स्तर के हरे जानवर का स्तर और कम होना चाहिए था। क्या ये उस क्रिस्टल की वजह से हुआ कि वो इवोल्यूशन कर गया? उसने चाकू उखाड़ा। अब उसे समझ में आया कि दिव्य स्तर का काला भृंग क्यों था। दरअसल उसने ये क्रिस्टल निगल लिया था। उसने बेसब्री से फिर से उस क्रिस्टल को निकाला, यानी कि दूसरे जीव भी इस क्रिस्टल के जरिए दिव्य स्तर तक पहुंच सकते हैं। हान सेन ने उसे प्यार से चूम लिया। ऐसे में जल्द ही मैं भी पूरी तरह बदल जाऊंगा। दृश्य बदलता है। हान सेन के घर से बहस की आवाजें आ रही हैं। बड़े भाई के हिस्से का जो देना है वो तुम लोगों को दिया जाएगा, लेकिन पुराना घर अकेले हड़पने की कोशिश मत करना। हान सेन के पिता मरते ही उसके चाचा और मामा आ गए। पुराना घर तो माता पिता की विरासत है, हम बच्चों का भी इसमें हक बनता है। क्या तुम सब अकेले ही हड़पोगे? दूसरे चाचा ने कहा, तुम लोगों ने 20 से ज्यादा साल से यहाँ रहकर बहुत फायदा उठा लिया, अब जरा विरासत में से हिस्सा भी बांट लो। मामा भी सहमत हो गए। दूसरे भाई साहब ने सही कहा। दूसरी चाची ने कहा, ये पुराना घर 3 लाख से ज्यादा का है, या तो हर घर वालों को 1-1 लाख देकर ये घर रख लो या फिर घर बेचकर पैसे बांट लो। हान सेन की माँ के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे। अगर घर बिक गया तो वो बेघर हो जाएगी। लेकिन दूसरे चाचा मानने को तैयार नहीं थे, ढेरों बहाने बना रहे थे। आखिरी बात, तुम लोगों को 1 महीने का समय है, या तो पैसे दो या घर बेचो, नहीं तो कोर्ट कचहरी देख लेना। काफी देर बाद हान सेन जल्दी जल्दी घर वापस आया। ये लोग बदमाश हैं। पिताजी ने इनके करोड़ों के कर्ज चुकाए थे। जिंग्यू कंपनी हमारी कंपनी को हड़पना चाहती थी। अगर पिताजी सबकी खातिर जिंग्यू से भिड़ते तो आज उनकी मौत साफ साफ न हुई होती। अपनी माँ को बिलखते और खुद को कोसते देख हान सेन ने कहा कि उसने वकील से बात कर ली है, वो पिता के पुराने घर को बचा कर रहेगा। इन बदमाशों ने मेरी माँ और बहन को सताने की हिम्मत की, मैं इन्हें मजे छकाऊंगा। लुओजिया सिंह के गैंगिया शरण प्रवेश द्वार से आवाजें आ रही थीं। याटे समूह के मालिक झाओ यालोंग ने तीसरी बार इवोल्यूशन पूरा कर लिया है और चौथी भगवान की शरण में प्रवेश कर रहे हैं। आधे देवता का दर्जा हासिल कर लिया है। प्रतिभाशाली युवक लांगे 100 पॉइंट बदले हुए जीन के साथ दूसरी भगवान की शरण में प्रवेश कर रहा है। युआन हाइमिंगवेई ने कल एक आधे देवता स्तर के दैवीय जीव समुद्री सितारा का शिकार किया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले 10 सालों में पहला चौथी बार इवोल्यूशन करने वाला इंसान होगा जो 5वीं भगवान की शरण में जाएगा। हान सेन ये सब सुनकर सोच में पड़ गया। इवोल्यूशन करने वाला, पार करने वाला, आधा देवता। अब उसके पास वो क्रिस्टल है, शायद वो भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है। हालांकि उसके पास दैवीय जीन हैं, लेकिन कम समय में 100 पॉइंट दैवीय जीन हासिल करना अभी भी अवास्तविक है। हालांकि 100 पॉइंट मूल जीन और 100 पॉइंट बदले हुए जीन तक पहुंचने की उम्मीद तो बन सकती है। दृश्य बदलता है। हान सेन गैंगिया शरण के लुओफेंग घाटी में आता है। वो घास में बैठा शिकार का इंतजार कर रहा है। पहले उसने सोचा था कि अगर वो दिव्य स्तर का भृंग बेच पाता तो निश्चित तौर पर 10-20 लाख मिल जाते, लेकिन अब उस क्रिस्टल से कुछ जीव पैदा करके महीने भर में घर छुड़ाने के पैसे जरूर जुटा लेगा। तभी उसे लगा कि सामने कुछ हलचल है। दूर कहीं एक तेज दौड़ने वाला टिड्डा छिपा है। अच्छा हुआ उसकी नजर पहले उस पर पड़ गई। इस टिड्डे के शरीर का रंग घास से इतना मिलता था कि सच में उसे देख पाना मुश्किल था। तेज दौड़ने वाला टिड्डा मूल जीन। हान सेन ने बिना कुछ सोचे चाकू निकाला और उस पर झपट पड़ा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये तेज दौड़ने वाला टिड्डा उससे भी तेज था। वो बहुत पहले ही हान सेन के ठीक ऊपर आकर मंडरा रहा था। इससे जिस
जिसने पहले हमला करने की सोची थी। हान सेन वहीं ठिठक गया और बिना कुछ बचाव किए ही उसने टिड्डे का जानलेवा हमला सीने पर खाया। बुरी तरह चोट खाकर हान सेन करीब 10-12 कदम पीछे हट गया। मेरी जान, बहुत बड़ी भूल हो गई। ये टिड्डा काफी ताकतवर और तेज है। उसे हैरानी हो रही थी कि इतने जबरदस्त हमले के बाद भी उसे एक खरोंच नहीं आई। दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा का कवच वाकई कमाल का है। हान सेन ने तुरंत जवाबी हमला किया। बिजली वाला चाकू निकालकर वो ऊपर कूद गया। फिर सुनहरी रोशनी की किरण देखते ही देखते टिड्डा कमर से 2 टुकड़ों में कट गया। हा, एक कवच हाथ हो तो चारों तरफ जलवा है। शिकार सफल हुआ। मूल स्तर के तेज दौड़ने वाले टिड्डे को मार डाला। शायद बहुत शोर हो गया था, इसलिए ढेर सारे टिड्डे एक साथ उस पर टूट पड़े। लेकिन वो चाहे जितना हमला करें, हान सेन हिलता नहीं था। उसके पास ये कवच है तो बस वो दूसरों को मार सकता है, कोई उसे नहीं मार सकता। लगता है कि अगर बदले हुए स्तर के जीव भी मिल जाएं तो उनसे भी भिड़ सकता है। कुछ ही देर में हान सेन ने उन सब टिड्डों को मार डाला। फिर घास से और भी तेज आवाजें आने लगी और इस बार लग रहा था कि सारी घाटी के टिड्डे उस पर टूट पड़ेंगे। हान सेन ने चाकू कसकर पकड़ा और आत्मविश्वास के साथ उनकी तरफ बढ़ा। लगता है तुम सब साथ में ही मरवाना चाहते हो। वहीं लुओफेंग घाटी के मुहाने पर एक आदमी की आवाज आई। ये अमीर बेटा सु शियाओ चियाओ बड़बड़ा रहा था कि क्यों वो इस बेकार वाली गैंगिया शरण में आ गया। हालांकि उसे लगा कि वो चिन्ह सुएन दीदी के अधीन काम कर सकेगा तो कुछ खास बात होगी। वो अकेले ही लुओफेंग घाटी में बदले हुए जीवों को ढूंढने आया था, लेकिन रास्ते भर उसे एक भी टिड्डा नहीं मिला। उसे लगा कि यकीनन बड़ी सैन्य टुकड़ी ने यहाँ पर जमकर साफ सफाई कर दी है। तभी उसने देखा कि सामने टिड्डों के ढेर सारी लाशों का एक टीला बना हुआ था और उन लाशों के ऊपर एक आदमी खड़ा था। क्या वो अकेले ही सबको मार सकता है? ये कैसे हो सकता है? मैं यकीनन सपना देख रहा हूँ। उसी समय हान सेन ने पीछे मुड़कर आवाज लगाई, चाहिए क्या? 1000 जुओ शुआन बी में एक बाह का हिस्सा। दरअसल उसने बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा टिड्डे मार डाले थे, अब उन्हें खा भी नहीं सकता था। सु शियाओ चियाओ ने फिर पूछा, तुम निश्चित हो कि एक बाह का हिस्सा 1000 जुओ शुआन बी में मिलेगा? फिर उसने 50,000 रुपए निकालकर सारे टिड्डे खरीद लिए और बचे हुए पैसे अग्रिम भुगतान के तौर पर दे दिए। अगर आगे भी अच्छी चीजें हों तो वो ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार है। हान सेन को लगा नहीं था कि उसकी मुलाकात किसी अमीर से होगी। अपना नाम और कमरा नंबर बताओ, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा। मेरा नाम सु शियाओ चियाओ है, कमरा नंबर 1046 है। आपका नाम क्या है? हान सेन मुड़कर चला गया। मुझे पैसे से मतलब है। सु शियाओ चियाओ पलक झपकते ही उसका दीवाना बन गया। अपने आदर्श को सीधा नाम से न बुलाने के लिए उसने जोर से आवाज लगाई, पैसे वाले भैया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम जरूर आना। दृश्य बदलता है। हान सेन फिर से तांबे के दांत वाले जानवर के इकट्ठा होने की जगह पर आ गया। वो कुछ तांबे के दांत वाले जानवर बिना कुछ सोचे उस पर झपट पड़े। चाकू चलते ही कुछ ही सेकंड में सबसे पहले झपटने वाले कुछ जीवों के शिकार होने का नोटिफिकेशन आ गया। हान सेन ने तांबे के दांत वाले जानवरों को लगभग खत्म ही कर दिया था। उसका में इस बार एक को जिंदा पकड़ना था ताकि उसे क्रिस्टल के पास पाल सके। तभी कोने में पड़े एक तांबे के दांत वाले जानवर से मूल स्तर की जानवरों की आत्मा निकली। हान सेन के हाथ फिर से जानवरों की आत्मा लग गई। तांबे के दांत वाले जानवर की जानवरों की आत्मा बहुत डिमांड में है। उसने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया। लाश में से जानवरों की आत्मा उड़ती हुई उसके पास आ गई और पलक झपकते ही ये मूल स्तर की जानवरों की आत्मा एक भाले में बदल गई। हान सेन बेसब्र होकर उसे घुमाने लगा। हल्के से इधर उधर मारते ही सामने की चट्टान चूर चूर हो गई। फिर हान सेन तांबे के दांत वाले जानवर को छुपाकर शरण में ले आया। तभी सामने से कुछ लोगों का एक समूह जा रहा था। ये लोग शेन तियानजी के गुट के थे और ये सफेद कपड़ों वाला आदमी चिन शियान का दीवाना है, इस शरण का गुंडा है। उसने हान सेन की तरफ एक नजर देखा। बेकार, इतना कहना था कि उसने कोड़ा निकालकर हान सेन के कंधे पर जोर से मारा। इतनी हिम्मत किसने दी तुझे जो तूने किसी को मूल स्तर का जीव बेचने की हिम्मत की? हान सेन ने जल्दी से अपना घाव दबाया। हैरानी में वो सोच रहा था, साला ये तो पागल है। उस गुंडे ने हान सेन की तरफ इशारा करते हुए गालियां दी। मुझे पता चला कि तुझे किसी ने कुछ बेचा है तो मैं उस आदमी और तुझे दोनों को जहन्नुम का रास्ता दिखाऊंगा, यकीन मानना। ये कहकर वो अपने लोगों को लेकर शहर से बाहर निकल गया। तभी उसका एक साथी आदमी हान सेन के पास से गुजरा। आज तेरी किस्मत अच्छी है कि हमें कहीं जल्दी थी, नहीं तो आज तेरी जरूर धुनाई कर देते। हान सेन उन सब बदमाशों को जाते देखता रहा। उसने सोचा उसे जल्द से जल्द अपनी ताकत बढ़ानी होगी, ये सब बदला वो जरूर लेगा। ये तांबे के दांत वाला जानवर अब 3 दिन से कैद में था। उसके बालों में थोड़ी कांस्य की चमक आ गई थी, लेकिन पूरी तरह बदले हुए तांबे के दांत वाले जानवर से अभी बहुत दूर था। पूरी तरह बदलने का मतलब होता है कि उसकी खाल पीतल की बनी हुई मूर्ति जैसी दिखने लगे। बस यूं ही इंतजार करते बैठे रहने में वक्त बर्बाद हो रहा है। पहले कुछ खाकर बदले हुए जीन बढ़ा लेता हूँ, फिर किसी जीव का शिकार करके पैसे बदल लेता हूँ। तभी बाहर से कई लोगों के कदमों की आवाज आई। हान सेन उत्सुकता से दरवाजे की दरार से झांकने लगा। कुछ आदमी बातें कर रहे थे कि क्या हड्डियां बीनने चलें। पता चला कि लोयांग पहाड़ी पर 3 बड़े गुटों ने मिलकर एक दिव्य स्तर के जीव को घेर रखा था। दृश्य बदलता है। पहाड़ी की छोटी पर जल्दी जल्दी एक परछाई पहुंचती है। हान सेन हांफता हुआ पास की पहाड़ी की छोटी पर चढ़कर नीचे देखने लगा। लगता है देर नहीं हुई है। तभी कुछ ही दूरी पर कई टोलियां घेराबंदी में लगी हुई थी। उनमें वो चिन्ह सुखन भी थी जिसके पिछवाड़े में हान सेन ने गोद मारा था, और वो गुंडा भी था जिसने शरण के द्वार पर उसे मारा था। कई शरण के गुट एक साथ हमलावर थे, लेकिन ये आधे इंसान और आधे बैल जैसा खून से सना कसाई बस अपनी कुल्हाड़ी हिलाते
आते ही चारों तरफ के लोग उड़ जाते थे। वो तो लोगों के समूह में घुसकर इधर उधर भागने लगा था। नीचे जमकर मार काट हो रही देख पहाड़ी की चोटी पर खड़ा हानसेन, ये दिव्य स्तर का जीव बहुत ताकतवर है। उसी समय खून से सना कसाई उस गुंडे के सामने आ पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी उठाकर जोर से वार किया। किसी तरह गुंडा उछलकर बच तो गया, नहीं तो वहीं कुल्हाड़ी से 2 टुकड़े हो जाता। लेकिन उसकी सवारी की बात ही कुछ और थी। कुल्हाड़ी सीधे उसके ऊपर गिरी। वहां तो सिर्फ खून और लोथड़े ही बिखरे थे। गुंडा तुरंत आग बबूला हो गया। हे भगवान, मेरी बदली हुई जानवरों की आत्मा वाली सवारी, आज मैं तुझे मारकर ही रहूंगा। तब खून से सना कसाई जमकर कत्लेआम मचा रहा था। बहुत से लोग वहीं कुचले गए। कुछ लोगों ने कसाई की पीठ पर तीर चलाए, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि वो और पागल होकर चारों तरफ कुल्हाड़ी चलाने लगा। बहुत सारे लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये दिव्य स्तर का जीव और वो दिव्य स्तर का काला भृंग, दोनों में कितना फर्क है। कुछ ही देर में ये खून से सना कसाई घेराबंदी तोड़कर भागने वाला था। उसे बचने के रास्ते की तरफ भागते देख गुंडे ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया, मानो कुछ पकड़ना चाहता हो। फिर हरे रंग की रोशनी का एक गोला तेजी से उसके हाथ में समा गया और वहीं एक दिव्य स्तर का जहरीला छक्का जानवरों की आत्मा वाला बड़ा धनुष बन गया। इस तरह की दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा पूरे गैंगिया शरण में 10 से भी कम लोगों के पास थी। चिन शियान को तो शक हो गया कि ये एक बार इस्तेमाल होने वाला है। गुंडे ने हिम्मत से धनुष को पूरा खींचा। धनुष की डोरी पर तुरंत ऊर्जा से बना एक तीर प्रकट हुआ। फिर हरे रंग की रोशनी की एक किरण तेजी से गई। तभी खून से सना कसाई को भी पीठ पर आता तीर दिखाई दिया। तीर की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो बच नहीं पाया और तीर सीधे उसके दिल को चीर गया। गुंडे ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे शेन त्यांजी की सवारी भी तू मार सकता है? तुझे जीने की इजाजत किसने दी? ये तीर निशाने पर लगना तय था। ये देख वहां खड़े सब लोगों के होश उड़ गए। उसी समय सुनहरे रंग के रोशनी का एक स्तंभ आधे आसमान से तेजी से गिरा और खून से सना कसाई की तरफ बढ़ने लगा। फिर वहां दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा मिलने का नोटिफिकेशन आया। एक परछाई लोगों के बीच से तेजी से निकली। ये हानसेन था जिसने आखिरी वार करके दिव्य स्तर के खून से सना कसाई की जानवरों की आत्मा चुरा ली थी। उसने जानवरों की आत्मा हाथ लगते ही बिजली की रफ्तार से मौके से भाग निकला। सू शियाओ चियाओ ने चश्मा समेटते हुए उसे पहचान लिया। पैसे वाले भैया, पैसे वाले भैया। गुंडा उस दूर भागती हुई परछाई को देखकर हैरान रह गया। और तभी हानसेन एक दिव्य स्तर की बड़ी कुल्हाड़ी को कंधे पर लादकर बड़े मजे ले रहा था। शेन तियानजी, इससे तुझे गुस्सा तो नहीं आया? गुंडे ने मुट्ठी बांधकर जोर जोर से गालियां देना शुरू कर दिया। सब लोग उसके पीछे भागो, उस काली माई के लौंडे को पकड़ो, उसके पीछे भागो, सब उसके पीछे भागो। तुरंत एक बैल की तरह दिखने वाला काला घोड़ा उसके पांव के नीचे आया और पलक झपकते ही गुंडे के सारे लोग उसके पीछे दौड़ पड़े। और चूंकि हानसेन की कुल्हाड़ी बहुत भारी थी, इसलिए उसकी भागने की रफ्तार बहुत धीमी हो गई थी। कुछ ही देर में गुंडे के लोग उसके पीछे आ लगे। लग रहा था जल्द ही वो उसे पकड़ लेंगे। गुंडा पीछे से जोर जोर से चिल्ला रहा था, पैसे वाले, अभी नहीं रुका तो तुझे मौत के घाट उतार दूंगा। हानसेन बहुत बेचैन था। उसके पास 8 पॉइंट दैवीय जीन थे। फिर भी ये कुल्हाड़ी उठाई नहीं जा रही थी। चलना भी मुश्किल हो रहा था। जल्दी ही हानसेन की सांस फूलने लगी। वो और नहीं भाग सकता था। उसने आंखें बंद कर लीं और उसके मन में बहुत पछतावा था। माँ शियाओयान, मुझे माफ कर देना। तभी अचानक उसके दिमाग में एक आवाज आई जिससे हानसेन सन्न रह गया। तो क्या तू रुकना चाहता है? क्या तू सच में रुकना चाहता है? ये जानी पहचानी आवाज लगातार उसके दिमाग में गूंज रही थी। दरअसल ये उसके पिताजी की आवाज थी। क्या तूने पक्का कर लिया कि रुकना है? शियाओसेन, हानसेन को अपने बचपन में पिताजी के बताए हुए नसीहतें याद आ गईं। ये सब तो बस एक गेम है। तू अब जाकर उस एनपीसी को मार और फिर 2 लेवल अप हो जा। लेकिन हानसेन ने डर के कारण पिताजी के कहे अनुसार नहीं किया। उसे लगा बेवजह जोखिम लेना ठीक नहीं। पिताजी ने कहा, डर हमेशा रहेगा, तू सिर्फ डर की वजह से पीछे नहीं हट सकता। फिर उन्होंने बड़े आराम से धनुष को पूरा खींच लिया। जीन इवोल्यूशन, असल में ये सब जीवों के जोखिम भरे सफर के सिवा कुछ नहीं है। ये कहते ही धुएं के गोले जमीन पर गिरे और चारों तरफ धुआं फैल गया। तब पिताजी ने बड़ी तलवार हाथ में लेकर धुएं का फायदा उठाते हुए हमला कर दिया। रास्ते के सब रोकने वालों को काटता हुआ वो आखिरकार पहाड़ी पर पहुंचा और जानलेवा वार किया। अगर तू जोखिम लेने से डरेगा तो आगे चलकर शरण में कैसे जीवित रहेगा? इवोल्यूशन के लिए कुछ भी करना पड़ता है शियाओसेन। इस दुनिया की हर चीज गेम के इस दाने की तरह है। जब तू बिल्कुल लाचार हो, चारों तरफ दुश्मन हो, तो क्या तू अचानक ताकतवर बनने का कोई तरीका जानता है? हानसेन बहुत देर तक सोचता रहा, फिर भी इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। मुझे पता है तू एक अच्छा लड़का है, तू वैसा सोचना भी नहीं चाहेगा, लेकिन तुझे करना ही होगा। पिताजी मुस्कुराते हुए बोले, भले ही ये सिर्फ एक गेम है, लेकिन असल दुनिया में अक्सर गेम से भी ज्यादा क्रूर होती है। ज्यादातर वक्त तू अपने सिवा किसी और पर निर्भर नहीं हो सकता। पिताजी तेरी तरफ से ये पहली बार कर देते हैं। फिर उन्होंने हानसेन के हाथ में मौजूद तलवार को पकड़ा। इस आदमी ने बड़ी बेरहमी से तलवार अपने सीने में घोंप ली। फिर हानसेन को लेवल अप होने का नोटिफिकेशन मिला। जीना है तो ताकतवर बनना होगा। इस वक्त तू अचानक ताकतवर बनने का कोई तरीका जानता है? हानसेन जोर से चौंका। उसके दिमाग में पिताजी की ये बातें बार बार दोहरा रही थी। असल में उसके पास भी एक तरीका था। अगर वो सफल हो गया तो अपनी जान बचा सकता था। तभी गुंडा उसके काफी करीब आ गया था। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, पैसे वाले मर। फिर उसने तलवार चलाकर वार कर ही दिया था कि हानसेन के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने पूरी जोखिम भरी योजना के साथ पलटवार करने की सोची। वो दौड़ते हुए चिल्लाया, दिव्य स्तर के खून से सना कसाई की जानवरों की आत्मा फ्यूज होकर बदल जा। ये कहते ही एक एनर्जी बाहर निकली और सीधे आसमान में चली गई। फिर वो तुरंत खून से सना कसाई की शक्ल में बदल गई। गुंडे की तो देखते ही देखते अक्ल ठिकाने लग गई। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर ये एनर्जी आसमान से तेजी
तेजी से नीचे आई और सीधे हान सेन के शरीर में घुस गई। जल्द ही उसने खून से सना कसाई की जानवरों की आत्मा और काले भृंग की जानवरों की आत्मा को मिला दिया और एक पल में वो आधा इंसान आधा घोड़े के शक्ल में बदल गया। वो खिलखिलाकर हंसने लगा। सच में अब मेरा रास्ता साफ है। अब इस तेज रफ्तार वाले दोहरे फ्यूजन वाली जानवरों की आत्मा के साथ मुझे कौन रोक सकता है। उसके पीछे से लगातार बातें आ रही थीं। दो जानवरों की आत्माओं का फ्यूजन होना बहुत मुश्किल काम है। ये इतना खतरनाक काम भागते भागते कर रहा है। ये तो पक्का पागल है। गुंडा फिर भी नहीं मान रहा था। जल्दी करो, सब उसके पीछे भागो। उसी वक्त चिन सुएन के पास खड़े एक तगड़े आदमी ने कहा, पहाड़ के अंदर तो न जाने कितने मोड़ हैं। ये कहीं भी घुस जाएगा। शेन त्यानजी के इतने लोग उसे नहीं ढूंढ पाएंगे। इस बदमाश ने तो सुनहरी बड़ी कुल्हाड़ी भी ले ली और दिव्य स्तर के जीव को मारने के बाद उसकी जानवरों की आत्मा भी ले ली। तभी कुछ आदमी हंसते हुए बोले, शेन त्यानजी तो इस बार बुरी तरह लूट लिया गया। उसने अपना एक बार इस्तेमाल वाला दिव्य स्तर का तीर तो चला दिया, लेकिन बदले में कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक ने कहा, सुनहरी बड़ी कुल्हाड़ी की बात ही क्या, उसे दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा मिल गई। ये तो पैसे देकर भी नहीं मिलती। किसी ने पूछा, वो बदमाश कौन था? गैंगिया। शरण में ऐसा कोई शख्स कैसे हो सकता है? किसी ने जवाब दिया, पहले किसी ने चिल्लाकर पैसे वाले भैया कहा था। शायद वो यही था, पैसे वाले भैया। ये नाम तो काफी दमदार है। दृश्य बदलता है। जंगल के किसी अजीब से कोने में हान सेन इस सुनहरी कुल्हाड़ी को दफना रहा था। अपनी ताकत के अनुसार फ्यूजन बदलाव सिर्फ 7-8 मिनट ही टिक सकता था। अच्छा हुआ कि उसने शेन त्यानजी से सीधे भिड़ने के बारे में सोचा भी नहीं था, नहीं तो वो पक्का मर जाता। अभी ये बड़ी कुल्हाड़ी जानवरों की आत्मा की तरह शरीर में नहीं रखी जा सकती थी। उसने मुख्य रूप से शेन त्यानजी को नाराज किया था, लेकिन वैसे तो 3 गुटों ने एक साथ कार्रवाई की थी। मतलब उसने सबको ही नाराज कर दिया था। जानवरों की आत्मा तो जिंदगी का सहारा थी, उसे बेचा नहीं जा सकता था। ये सुनहरी कुल्हाड़ी तो 20 लाख में भी बेची जा सकती थी, लेकिन समस्या ये थी कि इसे खरीदने की हिम्मत किसमें थी। शाम होते होते गैंगिया शरण के प्रवेश द्वार पर 2 आदमी बातें कर रहे थे कि कैसे इस पैसे वाले भैया को पकड़कर मारा जाए। उसी समय हान सेन धीरे धीरे प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा। जो कुछ दफनाना था वो दफना चुका था। क्या तुम लोग मेरी जानवरों की आत्मा भी देख सकते हो? जब वो प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो शेन त्यानजी के लोगों ने उसे रोक लिया, लेकिन वो पैसे वाले भैया को पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा, उस निकम्मे पर क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? क्या वो जैसा बेकार पैसे वाले भैया होगा? फिर उस आदमी ने उसे धक्का मारकर कहा, जल्दी हट यहाँ से, रास्ता मत देख। तब हान सेन की मुस्कान हल्की सी बिखरी। उसे लगा नहीं था कि शहर में आना इतना आसान होगा। एक आदमी ने जैसे ही शहर में प्रवेश किया, उसने देखा कि सब लोग उसके बारे में बातें कर रहे थे। क्या शेन त्यानजी पैसे वाले भैया के गुस्से से खून हग रहा है? पता है, उस बेकार के दिव्य स्तर के तीर की वजह से ये पैसे वाले भैया कितने माहिर हैं। शेन त्यानजी ने गुस्से में अपना पूरा घर ही तोड़ डाला। हान सेन अंदर ही अंदर खिलखिला रहा था। इस सू शियाओ चियाओ ने क्या नाम रखा था? पैसे वाले भैया। अब सब यही नाम से पुकार रहे हैं। उसी वक्त चिन शियान सू शियाओ चियाओ से पूछताछ कर रही थी। अगर मैंने रोका नहीं होता तो शेन त्यानजी तुम्हें जमकर पिटवाता। तो जल्दी बताओ, पैसे वाले भैया आखिर है कौन? शियाओ जी, मैं तो लुओफेंग घाटी में उससे केवल एक बार मिला था। उससे कुछ तेज टिड्डे खरीदे थे, फिर अपने लोगों से उन्हें घर उठवा लिया था। अगर तुम्हें यकीन न हो तो शियाओलियू से पूछ लो। मैं अब तुमसे हिसाब नहीं ले रही हूँ। तुम मुझे पैसे वाले भैया से संपर्क करवा दो। मैं उसके हाथों से दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा और दिव्य स्तर के हथियार खरीदने को तैयार हूँ। ऊंचे दाम दूंगी और ये बात सिर्फ तुम और मैं ही जानेंगे। इनाम बहुत दूंगी। सू शियाओ चियाओ ने इनाम का नाम सुनते ही उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए और उसने ये काम करने की हामी भर ली। दृश्य बदलता है। किसी पहाड़ के गहरे हिस्से में हान सेन मूल स्तर के हरे जीवों का शिकार कर रहा था। शेन त्यानजी ने मुझे पकड़ने के लिए कितना बड़ा इनाम रखा है। मैं तो चाहूँ तो खुद को बेचकर पैसे बना सकता हूँ। हान सेन ने सिस्टम की जानकारी देखी तो बदले हुए जीन में अभी भी 1 पॉइंट की भी वृद्धि नहीं हुई थी। तभी काले पानी के तालाब में एक मगरमच्छ का सिर धीरे धीरे पानी से बाहर आया, लेकिन हान सेन की नजर पड़ते ही वो फिर से पानी में गायब हो गया। तभी कुछ दूरी पर घास में हलचल हुई। हान सेन तुरंत सावधान हो गया। ये क्या आवाज है? जल्द ही एक काली परछाई जंगल में से उसकी तरफ चली आ रही थी। ये आदमी बुरी तरह घायल था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके चाल ढाल में कोई घबराहट नहीं थी। हालांकि कपड़े इतने फटे हैं, क्या कोई हमला हो गया था? हान सेन ने चेतावनी देते हुए कहा, दोस्त, उस तरफ के तालाब में लोहे के दांत वाले मगरमच्छ हैं। बेहतर होगा कि वहाँ मत जाओ। उस आदमी ने पूछा, ये कौन सी जगह है? ग्लोरी शरण। किस तरफ है? हान सेन ने जवाब दिया, ये गैंगिया शरण के उत्तर में तेकेक्सिली पहाड़ियां है। मुझे नहीं पता तुम्हारा ग्लोरी शरण कहाँ है। उस आदमी की हिम्मत टूट गई। गैंगिया शरण मतलब मैं इतनी दूर आ गया हूँ, दूसरी शरण के इलाके में आ गया हूँ। फिर उसने हुक्म के अंदाज में कहा, मुझे ग्लोरी शरण ले चल। हान सेन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इस आदमी की हिम्मत देखो, ये मुझे हुक्म दे रहा है। उसने मुड़कर एक दिशा दिखाते हुए कहा, तू यहाँ से दक्षिण की तरफ चल। अगर बहुत तेज नहीं चलेगा तो अंधेरा होने से पहले शरण पहुंच जाएगा। मुझे शिकार करना है, तुझे साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन हैरत की बात ये थी कि उस आदमी ने अचानक हान सेन की पीठ पर जोरदार मुक्का मारा। वो कुछ भी भांप नहीं पाया और उसका मुंह उस बड़े पत्थर से टकराया, जिससे उसके मुंह से खून बहने लगा। हान सेन ने अपना आधा चेहरा खून से लथपथ होते देखा। तू क्या कर रहा है? उस आदमी ने धीरे से कहा, तू बस मेरी मान, बेकार की बातें मत किया कर, मुझे शरण लेकर चल। हान सेन को शक था कि इस आदमी का दिमाग खराब है। उसके हाथ में तुरंत सुनहरी रोशनी चमकी और उसने एक 12मासी चांदी के भाले को हवा से बाहर निकाला। क्या तू किसी की मदद लेने का ये तरीका है? गुस्से से भरा हान सेन उस पर वार करने दौड़ा। उस आदमी के होंठ हल्के से मुस्कुराए, उसके हाथ की
हथेली एनर्जी से लिपट गई। इतने बुनियादी स्तर की भाला चलाने की कला बहुत बेकार है। भले ही मेरी जानवरों की आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हो, तू फिर भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। ये आदमी बिना कुछ हाथ से ही भाले को तोड़ने की कोशिश कर रहा था और देखते ही देखते भाले का सिरा वहीं टूटकर जमीन पर गिर गया। हान सेन की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ? ये चांदी का भाला बिना हाथ लगाए ही कैसे टूट गया? ये तो बेहतर जीन तकनीक है। बिल्कुल सही, मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वो तकनीक है जो जीन की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित करती है और इसका परमाणु संलयन जैसा विस्फोटक प्रभाव होता है। ये कॉलेजों में ही पढ़ाई जाने वाली चीज है। तुमने तो पहचान लिया, अच्छी बात है। उस आदमी ने फिर से दो विकल्प दिए। बेकार आदमी, तुझे आखिरी बार मौका दे रहा हूँ, या तो मर जा या मुझे रास्ता दिखा। लेकिन हान सेन नहीं माना, एक एक करके बेकार बोल रहा है। क्या तुझे घर वालों ने नहीं सिखाया कि घर से बाहर निकलो तो अच्छा बर्ताव करो? इतना कहना था कि उस आदमी ने सीधे हान सेन की छाती पर वार कर दिया और हान सेन का दिव्य स्तर का कवच तुरंत प्रकट हो गया। हान सेन ने फौरन जवाबी हमला किया, लेकिन वो आदमी बड़ी आसानी से उसके बगल में घूम गया और मौके का फायदा उठाते हुए हान सेन की पिंडली पर हमला कर दिया। हान सेन बहुत घबरा गया। मेरे कवच पर खरोंच तक आ गई है। इसका मतलब इस आदमी की बेहतर जीन तकनीक एक खास स्तर से ऊपर की है। उस आदमी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। मेरी चोट और हथेली को झेलने लायक ये तो दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा वाला कवच लगता है। सच में भगवान मेरी मदद कर रहे हैं। जल्दी से दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा वाला कवच निकाल, तू इसके लायक नहीं है। इतना कहना था कि हान सेन पहले ही तेजी से उसके सामने आ चुका था। हालांकि उसने उस आदमी के चूकने का फायदा उठाकर एक चोट मारी, लेकिन फिर भी वो आसानी से टाल गया। फिर उस आदमी ने हान सेन की टांग पकड़कर उसे जमीन पर पटका और जमकर कुचला। हान सेन जमीन पर पड़ा चीखता रहा। बेकार आदमी हमेशा बेकार ही रहता है। भले ही उसके पास दिव्य स्तर की जानवरों की आत्मा हो, फिर भी बेकार ही रहता है। जमीन पर पड़ा हान सेन फिर भी नहीं माना। उसने जोर से हाथ पटका। सिर का कवच उसके दांतों से टकराकर तोड़ दिया, जिससे उस आदमी के मुंह से खून बहने लगा। कुछ देर वो ठीक से कर भी नहीं पा रहा था। उस समय हान सेन ने बुरे मुंह से कहा, आज मैं तुझे जरूर नष्ट करूंगा। मौका पाकर हान सेन ने फौरन खून से सना कसाई की जानवरों की आत्मा से बदलाव किया। उस आदमी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हान सेन का पूरा शरीर खून से सना कसाई की जानवरों की आत्मा से लिपट गया था। उसकी आत्मा को बहुत खतरनाक देख उस आदमी ने सोचा वो हाथ से मारकर ही देखे, लेकिन हान सेन के एक ही मुक्के से वो वहीं गिर गया और उसे लगातार बिजली की तरह मुक्के पड़ने लगे। वो हिल भी नहीं पा रहा था और लगातार खून उगलता जा रहा था। दृश्य बदलता है। हान सेन बेहाल होकर जमीन पर बैठा बुदबुदाया, मैंने किसी को मार डाला। खून से सना कसाई का रूप बदला, साथ में दिव्य स्तर का कवच भी था। फिर भी वो मुझे घायल कर सकता था। अगर उसके पास जानवरों की आत्मा होती तो शायद आज मैं ही मरता। हान सेन धीरे धीरे उस लाश के पास जाकर रेंगा। इस आदमी की बेहतर जीन तकनीक इतनी कमाल की थी, आखिर ये कहाँ से आया था? वो उसकी जेबों को टटोलने लगा। इतने गंदे कपड़ों में कुछ रखा भी होगा। तभी उसकी जेब से पत्थर जैसी कोई चीज निकली। हान सेन ने पहचाना कि ये बैंगनी रंग का क्रिस्टल मेमोरी चिप था। ये आदमी एक महंगी मेमोरी चिप को घूर रहा था। हेंसेन ने उत्सुकता से उसे इंस्ट्रूमेंट पर रखा, लेकिन सामने जो नजारा देखा उससे वो हैरान रह गया। उसे नहीं पता था कि मेमोरी चिप में आइस जेट गर्ल टेक्निक का पूरा डिटेल लिखा है। सबसे बड़ी बात ये कि इस आइस जेट गर्ल टेक्निक में हॉट गर्ल्स का लाइव डेमो भी था। हेंसेन शर्मा कर लाल हो गया और सेल्फ ताउजुई में आ गया। वो तो सोच ही रहा था कि पैसे बचाकर ये बुक खरीदूं। अब तो बचत हो गई। 3 दिन बाद हेंसेन ने मेहनत से आइस जेट गर्ल टेक्निक प्रैक्टिस की तो काफी प्रोग्रेस लग रही थी। कुछ दिन प्रैक्टिस करने से उसके बॉडी में एक ठंडक सी फील होने लगी। लगा जैसे स्किन और भी सॉफ्ट हो गई है और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से 2 डिग्री कम हो गया। शायद ये इस टेक्निक की स्पेशलिटी है। कोई बात नहीं, पहले ये मेमोरी चिप यहाँ से हटानी होगी। लगता है कभी ना कभी ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। तभी झांग दानफेंग नाम के एक दोस्त ने फोन किया। हेंसेन ने फोन उठाया ही था कि फोंगजू ने बोला बाहर मिल और बोला कि हान हाउ और शुक्सी दोनों हैं। हेंसेन ने हान हाउ का नाम सुनते ही एक बार सोचा, फिर उसने लोकेशन पूछ ली, लेकिन फिंग जी ने बोला पहले बाहर आ, कार आधी रोड पर आ चुकी है, बस पहुंचने वाली है। हेंसेन सोच में पड़ गया। अब शेन तियानजी तो हर जगह जिन भी ढूंढ रहा है, किसी को नहीं पता कि मैं ही हूँ। थोड़ा बाहर घूमने में क्या प्रॉब्लम है? सीन बदलता है। हेंसेन कार में चढ़ गया है। पीछे बैठा हान हाउ अपनी बड़ाई कर रहा है कि बीगे कितना पावरफुल है। हान हाउ, तुझे पता होता कि वो बीगे तेरा कजिन यानी मैं ही हूँ तो शायद तेरी शर्म से मौत हो जाती और तू हॉट नु हाई के आगे इतना अकड़ता भी नहीं। लेकिन हान हाउ भी स्टील आर्मर शेल्टर में पहुंच गया। पहले से ही फैमिली के मैटर्स काफी मुश्किल हैं। मुझसे नीचा दिखाने वाली आंट से तो मुझे कोई मतलब नहीं, उनसे रिलेशन रखने की मुझे नीड नहीं है। अब उसका बेटा भी आ गया, बड़ी प्रॉब्लम है। उसने मुड़कर पूछा, फेंगजी अभी तक बताया नहीं कि किधर चल रहे हैं? फेंगजी ने कहा, पहुंच गए, यहीं आगे है। जल्द ही चारों लोग स्टार शाइन डांस फील्ड में आ गए। हेंसेन चारों तरफ देखता है, इतने लोग इस टैंग जनलियू की प्रेज कर रहे हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है। फेंगजी ने कहा, वो तो पुत्र पिछले साल फर्स्ट गॉड शेल्टर स्पेस में 5वें नंबर पर था। उसका नाम गॉड कप में दर्ज है। हमारे स्टील आर्मर शेल्टर के टॉप किंशुआन भी गॉड कप की रैंकिंग में नहीं आ पाए थे। तभी मैच के दौरान अचानक बहुत तेज पर्पल लाइट आई। ये था टैंग जनलियू का बीस्ट सोल, गॉड ब्लड रेस बीस्ट। अगर मेरे पास भी ऐसा गॉड ब्लड बीस्ट सोल होता तो जीवन भर का सपना पूरा हो जाता। और पास वाला आदमी तिरस्कार से बोला, ये क्या है? बीगे के ब्लडी किलर के सामने इसकी क्या वैल्यू है? वो असली पावरफुल है। फेंगजी ने कहा, मुझे नहीं पता वो बीगे स्ट्रांग है या नहीं, लेकिन उसका
का गॉड ब्लड बीस्ट सोल चुराया हुआ है, ये हीरो वाली बात नहीं है। उसकी तुलना टैंग जेनलियू से कैसे कर सकते हैं? लगता है मैं अभी फोंगजो को नहीं बता सकता कि मैं ही बीगे हूँ, वरना बेमतलब की अनहैप्पीनेस हो जाएगी। सीन बदलता है, हेंसेन एक केव में आता है, वो एक बड़ा बैग कंधे पर लादे धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। अच्छी कमाई हुई है, गॉड ब्लड नॉन बीटल आर्मर से प्रोटेक्टेड होने के कारण यहाँ के जहरीले बिच्छू मुझे कुछ नहीं कर सकते, और मैंने तो उन्हें लगभग खत्म ही कर दिया। तभी पास में एक औरत चट्टान के सहारे कमजोर आवाज में पुकार रही है क्या जिन बाई? हेंसेन की आंखें फैल गईं। ये तो वही किन शुआन है जिसे मैंने पहले मारा था। स्टील आर्मर शेल्टर की सबसे ताकतवर औरत यहाँ कैसे? हेंसेन तुरंत मुड़ा और चलने लगा। किन शुआन ने उसे रोका। रुक, मुझे यहाँ से निकाल। हेंसेन कुछ समझ नहीं पाया। बैक? मुझे तुझे बैक क्यों करना है? किन शुआन ने अपना एंकल छुआ। इतना चौंका क्यों रहा है? क्या तुझे दिख नहीं रहा कि मेरे पैर में चोट लगी है? हेंसेन लगभग भूल ही गया था कि उसने आर्मर पहन रखा है। वो उसे पहचान नहीं सकता, इसलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और वो इंजर्ड भी है, शायद मैं उससे कुछ न कुछ फायदा उठा सकता हूँ। तेरे पैर का घाव जहरीले बिच्छू के डंक जैसा लगता है। तू इतनी स्ट्रांग है, फिर ये कैसे हुआ? उसी समय किन शुआन के हाथ में एक छुरी प्रकट हुई। वो म्यूटेंट बिच्छू ने मुझ पर तब हमला किया जब मेरी ड्रैगन सेंट लगभग समाप्त होने वाली थी। फिर उसने गुस्से से कहा, ये मत समझ कि मैं इंजर्ड हूँ तो तू मौका ले सकता है। ये छुरी गॉड ब्लड लेवल का 20 सोल पॉइजन बटरफ्लाई से बनी है। क्या तेरा आर्मर इससे बच पाएगा? हेंसेन ने तुरंत समझाया, तू गलत समझ रही है, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। तूने अभी बोला ना कि मैं तुझे बैक कर लूं। असल में हेंसेन के दिल में काफी पैनिक थी। ये औरत मन पड़ती क्या है? किन शुआन ने शर्त रखी, अगर वो उसे सेफ बाहर पहुंचा देगा तो उसे पैसे देगी। हेंसेन को अभी पैसे की सख्त जरूरत थी। तूने म्यूटेंट जहरीले बिच्छू का मेंशन किया, उसे मारा कि नहीं? मार दिया, पीछे ही है। क्या हुआ? तभी किन शुआन ने देखा कि ये बड़ा बैग सारा जहरीले बिच्छुओं की लाशों से भरा है और वो बिल्कुल भी घायल नहीं है। हेंसेन ने तुरंत कंडीशन रखी, तुझे बाहर ले जा सकता हूँ, लेकिन एक म्यूटेंट बीस्ट सोल इनाम में चाहिए, और तूने जो म्यूटेंट जहरीला बिच्छू मारा है वो भी मेरा। जल्द ही हेंसेन किन शुआन को पीठ पर लादे शेल्टर के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। किन शुआन ने मन में सोचा, ये आदमी जहरीले बिच्छू की लाश ले जाने के लिए जो नहीं आया उसे वहीं मौके पर खा गया। ये इंसान नुकसान उठा ही नहीं सकता, और जहरीले बिच्छू उसके आर्मर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कहीं ये भी गॉड ब्लड बीस्ट सोल का ही ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है? हेंसेन ने म्यूटेंट बीस्ट सोल पकड़ते हुए कहा, गॉड ब्लड बीस्ट सोल नहीं बेचूंगा, लेकिन वेपन के लिए एक म्यूटेंट बीस्ट सोल और 2 लाख तैयार है। किन शुआन ने तुरंत बार्गेन किया, वेपन शेल्टर के बाहर नहीं ले जा सकते, इस्तेमाल लिमिटेड है, एक बार में 6 लाख, ये मेरी लास्ट लिमिट है। हेंसेन ने तुरंत हाँ कर दी, डील, तू पैसे रेडी रख, मैं सुजाओ के थ्रू तुझे टाइम और लोकेशन बताऊंगा। किन शुआन ने मन में सोचा, सच में पैसे का बहुत लालची आदमी है। बातचीत खत्म होने के बाद हेंसेन बैग लादे घर की तरफ चलने लगा, लेकिन सड़क पर उसका छोटा कजिन हान हाउ मिल गया। हान हाउ ने नमस्ते तक नहीं किया, बल्कि वहीं मुंह फेर लिया। हेंसेन ने ये देखा तो बोला, मुझे नहीं पहचानता क्या? पर जैसे ही वो एक संकरी गली में घुसा, हान हाउ तुरंत पीछे भागा और उसे रोका। हेंसेन ने झुंझलाकर पीछे मुड़कर पूछा, क्या हुआ? हान हाउ डांटते हुए बोला, मैंने सुना है तूने किन शुआन और शेन त्यानजी से प्रॉब्लम कर ली है, कुछ जरूरी बातें साफ कर लेनी है। हेंसेन ने उसे एक नजर देखा, तू क्या बोलना चाहता है? हम तो स्ट्रेंजर की तरह हैं, और दिल में उसे सब साफ था। हान हाउ, भले ही ये मामले ना हो तो क्या तू मुझे भाई मानता है? मुझसे हीन समझना मतलब नहीं रखता, हमारे रास्ते ही अलग हैं। हेंसेन अपने कमरे में लौटकर इन दिनों की मेहनत का रिजल्ट देखता है। इतने पैसे हो जाने से आगे लाइफ और अच्छी होगी, पहले माँ और यान यान को लेकर मजा करूं। अगले दिन हेंसेन मदर और सिस्टर को काफी महंगी जगह घुमाने ले गया। यान यान, तू तो लंबे समय से ब्लू सैफायर आइसक्रीम खाने के लिए कह रही थी, आज भाई ट्रीट करेगा, तेरी प्यासी जीभ को भरपूर खिलाऊंगा। बहुत अच्छा। मदर को थोड़ी चिंता हुई, ब्लू सैफायर आइसक्रीम बहुत महंगी है। हेंसेन, भले ही तूने पैसे कमाए हों, हमें बचत करके चलना चाहिए। माँ चिंता मत कर, मैंने पैसे ही नहीं कमाए बल्कि म्यूटेंट जीन भी हासिल कर लिया है। आगे और मजबूत बनूंगा और पैसे कमाऊंगा, तुझे और यान यान को अच्छी लाइफ दूंगा। लेकिन नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बहुत भीड़ थी, तो वो पहले उन्हें सेकंड फ्लोर घुमाने ले गया, लेकिन स्टेयर्स पर कुछ ही स्टेप्स चढ़े थे कि उनका रास्ता रोक दिया गया। एक वेटर ने एक छोटी वुडन बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए कहा, सॉरी आप ऊपर नहीं जा सकते, सेकंड फ्लोर एलीट और एरिस्टोक्रेट के लिए रिजर्व्ड है। मदर ने हेंसेन का कंधा थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम यहीं पास में वेट करते हैं, तू जाकर यान यान के लिए आइसक्रीम ले आ। लेकिन हेंसेन को बहुत गुस्सा आया। एलीट, एरिस्टोक्रेट, लेफ्ट वर्ल्ड स्टार एलायंस के 2 सम्मानित टाइटल्स, ये क्या बड़ी बात है? मैं कसम खाता हूँ जल्द ही मैं सब कुछ हासिल करूंगा, फिर ये छोटी सी वुडन बोर्ड मेरा रास्ता नहीं रोक पाएगी। ये आदमी हमेशा की तरह उसी ट्रेन में सवार था, लेकिन अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगने से सभी पैसेंजर्स का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने लगे। हेंसेन भी इनर्शिया के कारण सीधा एक हॉट गर्ल की गोद में जा गिरा। हेंसेन कुछ सेकंड्स तक तो यूं ही स्टंट रहा, फिर उस गर्ल ने उसे तुरंत एक ऐसा थप्पड़ मारा कि उसकी दिशा ही भटक गई। हेंसेन ने अपने जले हुए चीक को पकड़ते हुए बार बार माफी मांगी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस समय किन शुआन के गाल हल्के लाल हो गए। उसने सोचा कि ये आदमी वही बास्टर्ड है जिसने पिछली बार उसका फायदा उठाया था। हेंसेन ने हैरान होकर पूछा, किन शुआन तू यहाँ कैसे? किन शुआन बोली, तेरी हैबिट कभी सुधरेगी नहीं। पहले तो मैंने सोचा तू बस इमेच्योर है, लेकिन असल में तू इतना गंदा इंसान है। इधर आसपास के पैसेंजर्स भी बातें करने लगे। किसी ने कहा उसने उस पर हमला किया, तो किसी ने कहा ये आदमी मौका देखकर हॉट गर्ल को छूता है। हेंसेन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया, सब गलत फहमी है, अभी ट्रेन ने अचानक ब्रेक लगाया, बहुत से लोगों की तरह मैं भी
भी गिर गया। सब कुछ कोइंसिडेंस था। किन शुआन ने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया। इतना वल्गर काम करके भी तुझे पछतावा नहीं है? लगता है तू हैबिचुअल ऑफेंडर है। जल्द ही ट्रेन टर्मिनल स्टेशन पहुंच गई। आखिर में जाते समय किन शुआन ने गुस्से से कहा, मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगी, तुझे शेल्टर जाना है ना, मैं तेरी वेट करूंगी। वो जैसे ही ट्रेन से उतरी तो 2 लाइन्स में बिल्कुल सुव्यवस्थित कर्मचारियों ने उसे संबोधित किया, स्टेशन चीफ किन, नमस्ते। हेनसेन घबरा गया। क्या वो स्टेशन चीफ है, यानी वो ट्रांसमिशन स्टेशन का सैन्य कमांडर है, तो भविष्य में वो कभी भी मेरी लोकेशन पता कर सकती है। मुझे अपनी जिन बी वाली आइडेंटिटी पता नहीं चलने देनी है। तभी हेनसेन सोच ही रहा था कि किन शुआन से कैसे बचे कि पीछे से आवाज आई। एक तगड़ा आदमी उसे इशारा कर रहा था, तुझे बुला रहे हैं, वहाँ क्यों खड़ा है? भाई के पास तेरे लिए अच्छा काम है। तुम लोगों का चेहरा कुछ बड़ा काम करने जैसा लगता है। मैं तो छोटा आदमी हूँ, शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन उस तगड़े ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। तुझे बुलाया है तो आ, इतनी बकवास क्या कर रहा है? तेरे लिए भी कुछ एडवांटेज है। सीन बदलता है। भीड़ भरी क्राउड जंगल के अंदर एक डायरेक्शन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। दरअसल ये सब लोग शेन त्यानजी ने काफी पैसे खर्च करके इकट्ठा किए थे और उसने उन्हें काफी सारे म्यूटेटेड क्रीचर्स भी खिलाए थे। हेनसेन को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। वो कई दिनों से ग्रुप के साथ चल रहा था। रास्ते में म्यूटेटेड क्रिएचर्स तो बहुत मिले, लेकिन शेन त्यानजी और लो त्यानयांग के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इतने सारे लोगों को बुलाया है, आखिर कर क्या रहे हैं? जल्द ही वो एक बहुत बड़े पिट के सामने आ गए। अंदर की कंडीशन नहीं पता थी, इसलिए शेन त्यानजी भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तो लो त्यानयांग ने कुछ कम इंपॉर्टेंस वाले लोगों को पहले भेजने का प्लान बनाया। तुम लोग पहले जाकर रास्ता देखो, जल्दी करो। उसने हेनसेन को एक धक्का देते हुए कहा, तू भी जाकर अच्छा परफॉर्म कर, हमें निराश मत कर। हेनसेन को तुरंत फील हो गया, ऐसे रिमोट जंगल में गड्ढे के अंदर बहुत खतरा होता है। वो हमें अंदर भेजकर सैक्रिफाइस करवाना चाहता है। तगड़े आदमियों का एक समूह मशालें लिए सावधानी से केव के अंदर की तरफ बढ़ रहा था। केव इतनी डीप थी कि उन्हें कदम धीरे रखने पड़ रहे थे। उन्हें शक था कि कभी भी कोई चीज बाहर आ जाए। लुओ त्यानयांग ने ये देखा तो उन्हें कोड़े से हाँका, क्या हिम्मत हारे जा रहे हो? औरतों की तरह अगर जल्दी नहीं किए तो बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे। आगे बढ़ते हुए उनका रास्ता खत्म हो गया। सामने एक अंडरग्राउंड रिवर था। लुओ त्यानयांग पहले से तैयार लग रहा था। उसने कुछ इन्फ्लेटेबल बोट्स बाहर निकाली जो अपने आप बड़ी हो रही थी। नदी पार करो, उस पार वाली केव में जाना है। इन्फ्लेटेबल बोट्स, लगता है वो पहले से तैयार थे। वो कह रहा है उस पार वाली केव में। आखिर वहाँ क्या है? देखते ही देखते शेन त्यानजी के पैसे लेकर आए सारे तगड़े आदमी बोट में सवार हो गए और हेनसेन को भी अजीब लगने लगा। अजीब, शेन त्यानजी सवार क्यों नहीं हुए? क्या वो नदी के उस पार नहीं जा रहे? उसी समय नदी के तल पर किसी जीव के धीरे धीरे ऊपर आने का आभास हुआ। हेनसेन ने भी ये अलगपन पहचान लिया। देखते ही देखते एक गॉड ब्लड लेवल का काला मोती सांप नदी से जोर से उछला। उसकी लहरों ने आसपास की इन्फ्लेटेबल बोट्स को उलट दिया। बहुत से लोग जो सैक्रिफाइस वाले थे उस काली मोती सांप के नुकीले दांतों से टुकड़े टुकड़े हो गए। अपने साथियों के बिखरे हुए अंगों को देखकर वो बुरी तरह डर गए और जान बचाकर भागने लगे। उसी समय अचानक कुछ तलवार की लपटें चमकी। जो पहले किनारे पर भाग आए थे उन्हें शेन त्यानजी ने मौके पर ही सिर काटकर मार डाला। तुम सब निकम्मे हो, पैसे लेकर भागोगे। जिसने भी भागने की कोशिश की मैं उसे अभी यही मारूंगा। फिर तो वे लोग पीछे हटने की हिम्मत नहीं जुटा सके। अब चूंकि पीछे हटने का रास्ता नहीं था तो पैसों के चक्कर में जान पर खेलने को तैयार हो गए। कितने बेवकूफ हैं, पैसे के चक्कर में जान तक दे दी। शेन त्यानजी किनारे पर मौज मना रहे थे। साफ था कि वो सबको मरने के लिए भेज रहे हैं। वो फिर से नदी के बीच में लौट आए, ये सोचकर कि काला मोती सांप गायब हो गया है, जल्दी से नदी पार कर जाए। लेकिन हेनसेन उनके पैंतरेबाज से समझ चुका था। वो सबको मरवाकर उस जीव का पेट भरना चाहते थे और उसकी ताकत घटाना चाहते थे ताकि वो सेफ नदी पार कर सके। कितने दुष्ट हैं, मैं यहाँ नहीं मर सकता। उसी समय पानी के भीतर एक परछाई तेजी से पास आ रही थी। इस बार उस काली मोती सांप ने हेनसेन वाली बोट पर हमला कर दिया। कुछ बदकिस्मत लोग उसका खाना बन गए, जबकि हेनसेन ने मौके का फायदा उठाकर नदी में छलांग लगा दी। अफरा तफरी का फायदा उठाकर उसने फ्लाइंग बीटल बीस्ट सोल आर्मर को कॉल किया और धीरे से नदी के तल में छुपता हुआ उस पार तैर गया। और कुछ तगड़े लोग थककर किनारे पर आ पहुंचे। 30-40 लोगों के ग्रुप में से सिर्फ 7 बचे थे। शेन त्यानजी, काला मोती सांप का पेट भर चुका है, अब नदी पार करने में ज्यादा खतरा नहीं होगा। शेन त्यानजी देखा कि उसकी चाल सफल हो गई तो उसने भी नदी पार करने का फैसला किया। वो सेफ नदी पार करके आगे बढ़ते रहे और केव की सबसे भीतर तक पहुंचे। असल में पानी के बीच में रखे 2 अंडे ही शेन त्यानजी का असली टारगेट थे। हाँ, गॉड ब्लड जीव के अंडे और 2 ही हैं। इस बार मेरा गॉड जीन और बढ़ जाएगा। शेन त्यानजी बहुत कॉशियस था। उसने तुरंत 2 और लोगों को आगे भेजा कि जाकर अंडे ले आएं। उन दोनों ने बड़े साहस से अंडे चुरा लिए, लेकिन अगले ही पल पानी के अंदर से एक बहुत बड़ा काला मोती सांप निकला और उसने बड़ा मुंह खोलकर गुस्से से चीख मारी। शेन त्यानजी ने देखा कि अंडे अब उसके हाथ लगने ही वाले हैं तो वो खुद ही उछल पड़ा। लुओ त्यानयांग ने तुरंत आदेश दिया, सब लोग शेन त्यानजी के पीछे चलो। उस समय शेन त्यानजी ने अंडे छीन लिए और तेजी से भागने लगा, जबकि लुओ त्यानयांग आगे बढ़ा। उसने उन दोनों आदमियों को पकड़ा और फिर उन्हें सीधा उस काले मोती सांप के विशाल मुंह की तरफ उछाल दिया। तब तक उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शेन त्यानजी तो हंसने भी लगा। हाँ, मिल गए। गॉड ब्लड जीव का मांस और जीन सब मेरे हैं। जब शेन त्यानजी एक मोड़ पर पहुंचा तो एक अचानक हाथ ने उसे चौंका दिया। उसने पूरा झटका खाया और दोनों अंडे हवा में उछल गए। हेनसेन ने फिर से मौके का फायदा उठाते हुए शेन त्यानजी के हाथ से वो चीज छीन ली। वो जब शेन त्यानजी के जख्म को पकड़े स्टंडन खड़ा था तभी वो मौके से भाग गया।
गया। शेन तियानजी को जब होश आया तो उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, जिनबी तू ही है फिर से। तब हेनसेन बहुत खुश हो रहा था। मैं अभी अभी किनारे पर आया था कि फिर से मौका मिल गया, कितनी लक है। लेकिन हैरानी की बात थी कि नदी के किनारे एक और काला मोती सांप पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। हेनसेन तो देखकर स्टंट रह गया। क्या बात है, एक और काला मोती सांप, इसके साथ ही पीछे से शेन तियानजी की गालियां आ रही थी। जिनबी, इस बार देखता हूँ तुझे कैसे मारता हूँ। हेनसेन के पास एक तरकीब सूझी। उसने एक अंडा उसकी तरफ फेंक दिया। पकड़, एक एक अंडा, पहले सांप से मिलकर लड़ते हैं, कैसा रहेगा। लेकिन शेन तियानजी ने गुस्से में कहा, क्यों, मैं तेरे साथ एक एक करूं, आज मैं अंडा भी लूंगा और तुझे भी मारूंगा। तभी शेन तियानजी के हाथ में पकड़ा अंडा फटने लगा और उसमें से पानी रिसने लगा। लुओ तियान यांग को लगा कि अब बहुत बुरा होगा और सामने वाला काला मोती सांप ये देखकर बौखला गया और अपना भयानक मुंह खोलकर हमला करने दौड़ा। तब जाकर शेन तियानजी को पता चला कि वो फिर से ठगा गया है। जिनबी, अब तो तू मुझे दिख जा। सीन बदलता है। हेनसेन अपने फूले हुए पेट को पकड़े हुए था, जी भर खाया। शेन तियानजी से 2 बार गॉड ब्लड जीव छीने होंगे तो बहुत दुखी होगा। काली मोती सांप का अंडा खाने से मेरा गॉड जीन 13 पॉइंट्स तक पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग बनने की राह में एक और स्टेप आगे बढ़ गया। तभी अचानक एक पहचानी हुई आवाज आई, तू तो बहुत छुपता है, 15 दिन से बाहर ही नहीं आया, क्या सोचा है कि यूं ही मैं छोड़ दूंगी। सीन बदलता है। दोनों एक फाइटिंग रूम में आते हैं और फाइटिंग ड्रेस बदलते हैं। किन शुआन एक उंगली से खेलते हुए बार बार बोलती है, अगर तू मुझे हरा देगा तो मैं फिर तुझे परेशान नहीं करूंगी। तेरे पास तो लगभग 100 पॉइंट्स का गॉड जीन है, आर्मी का ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है और ढेरों एडवांस्ड बीस्ट सोल्स हैं। मैं तुझसे कैसे लड़ सकता हूँ। हम दोनों बीस्ट सोल यूज नहीं करेंगे। अगर तू मेरे 50 हाथों को सहन कर लेता है तो हमारे बीच जो गिला है वो खत्म। हेनसेन तुरंत मान गया, मैं सिर्फ डिफेंड करूंगा, अटैक नहीं। मुझे विश्वास नहीं कि तेरे 50 हाथ भी ना सह पाऊंगा। किन शुआन का आखिर में गुस्सा फूट पड़ा, मैं तुझे मार डालूंगी। उसने एक मुक्का ऐसा लगाया कि हेनसेन के नाक मुंह से पानी निकल आया। फिर पागलों की तरह उस पर मुक्कों की बौछार कर दी। हेनसेन ने एक लहू का घूंट निगलते हुए बस मिन्नतें करी। किन शुआन के एक तरफा मार के बाद हेनसेन कुचले हुए चेहरे के साथ फाइटिंग रूम से बाहर निकलता है। असल में मैं उसके 50 हाथ भी नहीं सह सका, ये तो उसने बच्चों की तरह पीटा। किन शुआन ने मारपीट के बाद स्नान किया। लगा आज उस लड़के से लड़ते हुए कुछ अजीब लग रहा था। हालांकि उसने मेरे ध्यान में न होने का फायदा उठाकर थोड़ा अटैक किया। उसके हाथ पैर बहुत खराब हैं और बहुत ढर्रे के हैं, लचीले नहीं हैं, लेकिन उसके वारों में एक जबरदस्त ताकत है और वो बहुत क्विक डिसीजन लेता है। ये फीलिंग एक प्रोफेशनल किलर जैसी है जो वार करते ही अपनी पूरी ताकत लगा देता है। साधारण दिखने के अंदर छुपे खतरे से बचना मुश्किल है, लेकिन वो तो एक छोटा सा लड़का है, किलर कैसे हो सकता है। ये क्वालिटीज उसकी टैलेंट है या फिर बाद में सीखी, पर चाहे जो भी हो उसका कैरेक्टर बहुत खराब है, मीन और वल्गर है। मैं उसे जाने नहीं दूंगी। अगले दिन हेनसेन सीधा वॉरियर मार्शल आर्ट्स क्लब पहुंचता है। मेरे यहाँ हाथ पैर, वेपन्स, सॉफ्ट और हार्ड टेक्निक्स के आसान से लेकर एडवांस्ड तक के क्लासेस हैं। जीन तकनीकें भी सिखाई जाती हैं। लेकिन हेनसेन ने पहले ही डिसीजन ले लिया था। वो एडवांस्ड मार्शल आर्ट डीमन बैक स्ट्रेच चुनता है। मुझे यही सीखना है। मालिक चौंक पड़ता है। डीमन बैक स्ट्रेच आम एडवांस्ड मार्शल आर्ट नहीं है। क्या तेरी फिजिकल कंडीशन ठीक है। हेनसेन ने सीधा कार्ड निकाला। ये तो चिंता मत कर, 1 मिलियन स्वाइप कर। जब से मैंने BNGYU तकनीक प्रैक्टिस की है तब से मेरी फिजिकल कंडीशन पहले से काफी बेहतर हो गई है। और पापा कहते थे कि डीमन बैक स्ट्रेच औरतों पर खास असर करती है। किन शुआन, तू देख लेना। सीन बदलता है। हेनसेन ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग वीडियो इतनी जोर से देख रहा था कि उसका चेहरा लाल हो गया था। ये उसी मालिक का लाइव टीचिंग वीडियो था। उसमें पकड़ना, छूना, गले लगाना, कितनी एम्बैरेसिंग सीन थी। हेनसेन को पहली बार अपने पापा पर इतनी निराशा हुई। पापा, मुझे नहीं पता था कि तू भी ऐसा पापा है। अगर मैं किन शुआन पर ये सब ट्रिक्स यूज करूंगा तो वो मुझे पक्का एक वल्गर आदमी ही समझेगी। लेकिन पैसे तो खर्च हो चुके हैं, ये सीखना तो पड़ेगा ही। किन शुआन, तू बेहतर है कि मुझसे न भिड़े, वरना मैं तुझे प्रैक्टिस पार्टनर बनाऊंगा। उसी समय एक 3 लेगेड स्पिरिट बीस्ट घास चर रहा था। उसने एक बेवकूफ 3 आंखों वाली बिल्ली को अपनी तरफ हमला करते देखा। 3 आंखों वाली बिल्ली की चीख के साथ वह उछलकर दूर जा गिरी और जमीन पर काफी देर तक लौटती रही। हेनसेन को पसीना आ गया। इतना कमजोर म्यूटेंट बीस्ट सोल मैंने आज तक पहली बार देखा और वो लगभग चिड़िया से मारा गया। हेनसेन ने उसे उठाया। यकीनन किन शुआन ने मेरे साथ मजाक किया है। इस छोटी चीज में कोई लड़ने की क्षमता नहीं है, ये तो मरने का नाटक करने में माहिर है। पेट टाइप बीस्ट सोल शायद देखने के लिए होता है। लगता है शिकार के लिए मुझे ही खुद मेहनत करनी पड़ेगी। हेनसेन उस 3 लेग्ड स्पिरिट बीस्ट की तरफ तेजी से दौड़ा। आज का खाना तू ही है। कुछ दिनों के शिकार के बाद हेनसेन आग पर मीट भून रहा था। उसने मीट का एक टुकड़ा बिल्ली के बच्चे की तरफ बढ़ाया। अपनी भूखी निगाहें देख खा। हेनसेन को ये बिल्ली का बच्चा बहुत अजीब लगता है। असल में बीस्ट सोल को खाना खाने की जरूरत नहीं होती। अगर चोट लगी हो या भूख लगी हो तो उसे वॉइड में बुलाकर आराम दिला सकते हैं, लेकिन ये मुझसे भी ज्यादा मजे से खा रहा है। इन दिनों के शिकार से हेनसेन के बेसिक जीन्स फुल हो चुके हैं। हालांकि इस बिल्ली ने कोई मदद नहीं की, लेकिन इसने काफी मनोरंजन दिया और उसने इसका नाम रखा मियाओ जून। तभी दूर से दयनीय आवाज उड़ाती है। एक फटेहाल आदमी भागता हुआ आ रहा है। आगे वाले भाई मुझे बचाओ। लेकिन हेनसेन ने उसे बचाने के बजाय खुद ही भागने लगा। दरअसल वो आदमी एक बड़े ग्रुप ऑफ बीस्ट को अपने पीछे लगा लिया था। भाई भागो मत, मैं तुझे पैसे दूंगा, जितने चाहिए उतने। हेनसेन अपनी दौड़ में लगा रहा। पैसे तो हो लेकिन जान हो तो खर्च करे। वो बीस्ट्स तो हमें रौंद कर चूर चूर कर देंगे। हेनसेन एक चट्टान के किनारे आकर
रेंगने वाली बेल से पकड़कर चट्टान पर चढ़ गया। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे आया। भाई तेरी मिन्नत है, मुझे ऊपर खींच ले, मुझे जल्दी खींच ले। हेनसेन की मदद से वो भी बच निकला। हेनसेन ने पूछ ही लिया, फ्रेंड तूने ऐसा कौन सा बड़ा पाप किया है कि इतने सारे बीस्ट तेरा पीछा कर रहे हैं? उस आदमी ने सिगरेट दी। कुछ नहीं, मैं बहुत दिनों से रास्ता तय कर रहा था। साथ वाले बीस्ट सोल्स भी खराब हो गए थे। भूख से परेशान होकर एक बेबी बीस्ट खा लिया। हेनसेन ने ये सिगरेट पहचान ली। ब्लैक फॉरेस्ट वाली ये सिगरेट बहुत महंगी है। लगता है ये आदमी ऑर्डिनरी नहीं है। ब्रदर सेन, मेरा नाम लिन बेइफिंग है। बताओ यहाँ से हमारे ग्लोरी शेल्टर कितनी दूर है? अगर तू स्टील आर्मर शेल्टर की बात करे तो 10-12 दिन लगेंगे। ग्लोरी शेल्टर मुझे नहीं पता। वो आदमी तो घबरा गया। स्टील आर्मर शेल्टर क्या बकवास है, मैं तो किसी और शेल्टर में जा पहुंचा। दोनों आदमी चट्टान पर बहुत से बीस्ट से घिरे फंसे हुए थे। ब्रदर सेन, तेरे पास पानी और खाने का क्या है? मुझे बहुत भूख लगी है। हेनसेन ने पानी और मीट निकाला। एक ग्लास पानी का 10,000, मीट ड्राई का 10,000। लिन बेइफिंग तो स्टंट रह गया। इतना महंगा? हमें दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तू दे पैसे, मैं दे फूड। ये दोस्ती नहीं तो क्या है? लिन बेइफिंग ने क्रेडिट पर लेने की सोची। तू थोड़ा और दे, जब मैं शेल्टर पहुंचूंगा तो 4 गुना पैसे लौटाऊंगा। कई दिनों तक दोनों चट्टान पर फंसे रहे, लेकिन नीचे के बीस्ट्स कतई नहीं जा रहे थे। पानी और मीट ड्राई कम हो रहे थे तो हेनसेन कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। हेनसेन ने पहले बेल पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। मेरा बॉडी तेरे से स्ट्रांग है, पहले देखता हूँ रास्ता, लिन बेइफिंग बोला। ब्रदर सेन, थोड़ा सावधान रहना, तू कभी मुझे छोड़कर मत जाना। हेनसेन बेल पकड़े ऊपर चढ़ गया। उसने सोचा डीमन बैक स्ट्रेच की पहली रियल फाइटिंग चढ़ाई थी। ये अजीब सी हिलती फीलिंग बहुत एक्साइटिंग थी, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो हिल गया। वहाँ एक उतना ही बड़ा अंडा था जितना उसकी साइज। इतना बड़ा अंडा कितने बड़े जीव ने दिया होगा। हेनसेन ने बिना सोचे छुरी से अंडे का खोल चीरा और फिर उसके रस का चटखारा लिया। इस चट्टान की दुर्गम दीवार पर छिपा ये विशालकाय जीव शायद गॉड ब्लड जीव ही होगा। तुरंत मैसेज आया, गॉड ब्लड स्टॉर्म बर्ड किल्ड। उसका मांस खाने से 1 पॉइंट गॉड जीन मिला। हेनसेन खिलखिलाकर हंसा। सही गैस था। इससे पहले कि स्टॉर्म बर्ड वापस आए, जल्दी से सब रस पी जाऊं। इस तरफ लिन बेइफिंग की तरफ बीस्ट्स का जमावड़ा आखिरकार उनका पीछा छोड़ गया। लिन बेइफिंग ने राहत की सांस ली। आखिर गए, अब कभी उनसे बैर नहीं करूंगा। इतने में हेनसेन भी वापस आ गया। लिन बेइफिंग ने पुकारा, ब्रदर सेन, तू इतनी देर ऊपर क्या करता रहा? मुझे लगा तू मुसीबत में पड़ गया। उसने हेनसेन के 6 महीने के गर्भ वाले पेट को देखा। ब्रदर सेन, तू थोड़ी देर बाहर गया तो गर्भ से क्या आ गया? हेनसेन ने उसे 1 कप रस देते हुए कहा, क्या बक रहा है? मुझे ऊपर गॉड ब्लड जीव स्टॉर्म बर्ड का अंडा मिला, तेरे लिए 1 कप रस रखा है। लिन बेइफिंग के मुंह से पानी निकलने लगा। सच में ऐसा भी होता है? लिन बेइफिंग ने तुरंत एक घूंट पिया। सिस्टम मैसेज आया, गॉड ब्लड स्टॉर्म बर्ड किल्ड। कैसा लगा? मैंने तुझसे झूठ नहीं बोला, लेकिन उसे गॉड जीन नहीं मिला। फिर भी लिन बेइफिंग ने उसकी बांह पकड़ ली। ब्रदर सेन, तू तो बहुत ग्रेट आदमी है। वापस जाकर तुझे 2 गुना इनाम दूंगा, चाहे पैसे हो या कुछ और। हेल्प चाहिए हो तो बस बोल दे। हेनसेन को शर्म आ गई। लिन, शेल्टर में मेरी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तू बेहतर है कि मुझसे डिस्टेंस रखे। तू मुझे क्या समझता है लिन बेइफिंग? तूने मेरी जान बचाई और इतना अच्छा बिहेवियर किया, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? अगर किसी ने तेरा अपमान किया तो मैं उसे भूल नहीं सकता। लिन बेइफिंग का सीरियस चेहरा देखकर हेनसेन ने टालते हुए कहा, ठीक है, पहले घर चलते हैं। हेनसेन के मन में आया, ये लड़का काफी सीधा है, ऐसा फ्रेंड बनाने लायक है। स्टॉर्म बर्ड के अंडे ने मेरा गॉड जीन 5 पॉइंट्स बढ़ा दिया। अब कुल 18 पॉइंट्स हो गए हैं। तभी किन शुआन फिर से सामने आ गई। हेनसेन ने हंसते हुए नमस्ते की। स्टेशन चीफ किन, क्या कोइंसिडेंस है, लेकिन अंदर ही अंदर पैनिक हो रही थी। हो गया, फिर इस औरत से लिपटना पड़ेगा। मेरे पीछे आ। किन शुआन ने एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोला और मुड़कर चल दी। वो गॉड तकनीक सीख चुका था तो चल दिया। चल ही रहा हूँ, क्या तुझसे डर लगता है? सीन बदलता है। दोनों फिर से फाइटिंग रूम में पहुंचे और फाइटिंग ड्रेस बदली। मेरी डीमन बैक स्ट्रेच अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। पिछली बार जैसी बुरी हालत नहीं होगी। हेनसेन के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर किन शुआन ने ही पहले अटैक कर दिया। हेनसेन ने तुरंत रिएक्शन दिया, स्टेशन चीफ किन, तूने स्टार्ट क्यों नहीं कहा? किन शुआन बोली, तुझसे सीखा है, तू भी तो मौका देखकर अटैक करता है ना? किन शुआन ने मुड़कर एक हवा में लात मारी। इस आदमी की खासियत है मौका देखकर अटैक और एकाएक ताकत। जब तक ये मौका न दे इसकी कोई चांस नहीं है। लेकिन हेनसेन बचने के बजाय उसकी तरफ दौड़ा। उसने किन शुआन की जांघ को कसकर पकड़ लिया। सेंसिटिव पार्ट छू जाने से किन शुआन तुरंत लाल हो गई। हेनसेन ने उसकी जांघ को जमीन पर दबाया और किन शुआन जोर से जमीन पर गिरी और जोरदार आवाज आई। उसने सोचा कहीं उसके ब्रेस्ट तो कुचले नहीं। स्टेशन चीफ किन, क्या ये मेरी जीत हुई? हेनसेन मन ही मन खुश था। औरतों के खिलाफ डीमन बैक स्ट्रेच बहुत कारगर है। पापा ने झूठ नहीं बोला। किन शुआन तुरंत गुस्से में आ गई। बेशर्म आदमी, तू जीवन भर मुझसे नहीं जीत सकता। ये कहते ही हेनसेन की पीठ के पीछे एक भयंकर ऊर्जा प्रकट हुई और फिर एक दहाड़ते हुए मॉन्स्टर में बदल गई। वो देखकर मौके से भाग निकला। किन शुआन, तू गलत कर रही है। हमने 20 सोल नहीं यूज करने की बात कही थी। वो 20 सोल उस पर रहम नहीं कर रहा था। अगर हेनसेन समय पर न बचता तो वो उस दीवार की तरह चूर चूर हो जाता जो उसने देखी थी। हेनसेन को पहली बार ऐसा जबरदस्त दबाव महसूस हुआ। उसी समय किन शुआन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ तो 20 सोल गायब हो गया। वो उस औरत को घूरता रहा और बड़ी निराशा हुई। अब भी नहीं, बॉडी इवोल्यूशन लेवल और फाइटिंग टेक्निक्स एक्सपीरियंस सब उससे बहुत कम है। सोचा था मैं स्ट्रांग हो गया, लेकिन एब्सोल्यूट पावर के सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। उस समय किन शुआन ने भी राहत की सांस ली। ये लड़का मुझे इस तरह पकड़ सका कि मैं गुस्से से अपना 20 सोल ब्लास्ट कर दिया। इसका मतलब ये पिछली बार से भी स्ट्रांग हो गया है। हमेशा से ऐसे ही कमजोर बन रहा था क्या? मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई। देखती हूँ तुझे कैसे सुधारती हूँ। अगले कुछ दिनों में किन शुआन हेनसेन को बराबर लड़ने के लिए बुलाती रहती। वो सोचती थी कि हेनसेन
जानबूझकर लड़ नहीं रहा है, थोड़ा सीरियस हो, तेरी रियल ताकत इससे ज्यादा होनी चाहिए। हैनसेन ने सोचा, वो हर दिन मुझसे लड़ती है, लगता है मैंने उसे बहुत नाराज कर दिया है। मैं भी इस मौके का फायदा उठाकर टेक्निक प्रैक्टिस कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी हॉट और एक्सपर्ट लेडी से प्रैक्टिस करने का मौका बार बार नहीं मिलता। ये आदमी अभी ग्रैपलिंग रूम से बाहर आया था कि उसे आवाज लगी, सेनगे, मैं अपनी एडल्टहुड सेरेमनी पास कर चुका हूँ, अब मैं शेल्टर वर्ल्ड में एंट्री ले सकता हूँ। हान सेन सोच में पड़ गया, उसे लगा ही नहीं था कि इतनी जल्दी वक्त गुजर जाएगा और अब तुम्हें भी यहाँ बड़ा होना है। शुएची, तभी आसमान में अचानक एक कार धीरे धीरे उतर रही थी और जल्द ही एक आदमी बाहर निकला। छोटी बहन, मैंने तो पहले ही कहा था घर वाले ट्रांसफर डिवाइस का इस्तेमाल कर लेती। ट्रांसफर स्टेशन जैसी जगहों पर आने से बेवजह कुछ बोरिंग लोगों का चक्कर लग जाता है। शुएची तुरंत आगे बढ़कर समझाने लगी, चौथे भाई, गलत मत समझना, वो मेरा बचपन का दोस्त है, हान सेन। तब हान सेन ने दोस्ती से हाथ बढ़ाकर ग्रीटिंग की, लेकिन चौथे भाई ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारे जैसे लोगों को छोटी बहन का दोस्त बनने का कोई हक नहीं है, आगे से उसके पीछे मत घूमना, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करूंगा। ये कहकर वो मुड़ने ही वाला था कि हान सेन ने जवाब दिया, क्या तुम मेरी बात कर रहे हो? चौथा भाई तेजी से पलटा, लगता है तुम बिल्कुल भी मानने वाले नहीं हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हें अपनी औकात दिखाता हूँ। बात खत्म होते ही चौथे भाई ने पैर उठाया और किक मारने ही वाला था। हान सेन ने उसका हर एक मूव पहले ही भांप लिया था। क्लोज रेंज फाइटिंग और एविल स्प्रिट क्लिंगिंग तो किसी एंसेस्टर लेवल की थी, यहाँ तक कि किन शियान को भी नुकसान उठाना पड़ा था। तुम्हारी औकात ही क्या है? वो इतना रिएक्ट भी नहीं कर पाया और हान सेन ने उसे एक ओवरहेड शोल्डर थ्रो के साथ जमीन पर पटक दिया। अचानक हुए दर्द से चौथा भाई चीखने लगा। शुएची के चेहरे का रंग उड़ गया। सेनगे, रुक जाओ। हान सेन ने और परेशान नहीं किया, टेंशन मत लो, तुम्हारा चौथा भाई इतना स्ट्रांग है, गिरने से कुछ नहीं होता, मैंने तो बस उसे एक आदमियों वाला ग्रीटिंग गिफ्ट दिया है। हान सेन वहाँ से मुड़ गया, अब देर हो गई है, मैं वापस जा रहा हूँ। शुएची, अगली बार वक्त मिले तो साथ में खाना खाएंगे। तब चौथा भाई बहुत ही खतरनाक अंदाज में मुस्कुराया। हान सेन, इंटरेस्टिंग है। हान सेन, है ना? चौथे भाई, तुम सेनगे को मत परेशान करना। सीन बदलता है, हान सेन ऑनलाइन फोरम देख रहा है। आजकल पहाड़ों में जाकर एलियन क्रिएचर्स का शिकार करने का मौका ही नहीं मिलता। पैसे कमाने हैं तो जल्दी से फोरम पर कोई काम ढूंढना होगा। ये ऑफिशियल अलायंस वेबसाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर रिक्रूटमेंट और ट्रेडिंग के लिए काफी सारी जानकारी है और रिप्लाई करने वालों की भी कोई कमी नहीं है। अचानक हान सेन की नजर एक जाने पहचाने नाम पर पड़ी। वो था लिन शाओ का पोस्ट। उसने अपने असली नाम से रजिस्टर किया हुआ था। वो बीस्ट सोल्स और म्यूटेंट क्रिएचर्स के फ्लैश और ब्लड को खरीदना चाहता है और उसने बहुत ऊंचे दाम लिखे हैं, लेकिन आजकल ये सब चीजें काफी महंगी हैं, इतनी आसानी से हाथ नहीं लगती। और दूसरे पोस्ट में किसी ने बहुत ऊंचे पैसों पर बॉडीगार्ड चाहिए, शर्त ये है कि अकेले 10 ओरिजिनल क्रिएचर्स से निपट सके। इतना आसान है, जल्दी से अप्लाई करता हूँ। हालांकि इन अमीर बच्चों को हंटिंग के लिए प्रोटेक्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन एक दिन के 10,000 करीब आधे महीने में 1.25 लाख हो जाएंगे। पिछली बार ब्रॉन्ज मून स्पीयर स्नो ड्रैगन फ्लेम से डैमेज हो गया था, अब जल्दी से कोई और हथियार ढूंढना होगा। ये है ब्लैक वॉरियर सीरीज का कंपोजिट बो और एज सीरीज का कंपोजिट स्वॉर्ड। इस तीर कमान के कॉम्बो की डैमेज काफी बहुत है। बाजार में इसकी कीमत 70 लाख है। पोस्ट को डाले हुए काफी समय हो गया है, कोई खरीदार नहीं है। ये कमान है ब्लैक वॉरियर सीरीज की डूम्सडे सोल। सबसे दूर 800 मीटर तक मार कर सकती है। 300 मीटर के अंदर तो स्टील आर्मर को चीर देना भी बहुत आसान है, लेकिन मुश्किल ये है कि कमान को खींचने के लिए अलायंस स्टैंडर्ड के हिसाब से 7.0 से ऊपर की ताकत चाहिए, और मैं बिंग जी और बूशू की मदद से मुश्किल से 8.0 तक पहुंच पाया हूं। तीरंदाजी मैंने कभी सीखी थी, लेकिन मेरे पास अब केवल 10 लाख बचे हैं। क्या वो मुझे बेचने को राज होगा? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। क्या वो ऑफलाइन है या फिर कम पैसों की वजह से मना कर रहा है? सच में अच्छी चीज के लिए सिर्फ 10 लाख देना थोड़ी बहुत ज्यादा ही है। तभी कंप्यूटर से अचानक DDD की आवाज आई। हान सेन तुरंत उत्साहित हो गया। कोई बात नहीं, क्या उसने हाँ कर दी और सीधा ट्रेडिंग वेबसाइट भेज दी? हाँ, मेरी किस्मत को तो मैं चुनने में माहिर हूँ। जल्द ही अगले दिन उसे कुरियर कंपनी से डूम्सडे सोल डिलीवर हो गया। हान सेन बेसब्री से कमान खींचने की कोशिश करने लगा। ये फीलिंग कमाल की थी। अगली बार जब शेन त्यान जी के ब्लड क्रिएचर को लूटना हो तो खतरा मोल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन बाद हान सेन बॉडीगार्ड बनने के लिए भर्ती वाली जगह पर पहुंचा। उसने सोचा भी नहीं था कि इस पोस्ट के लिए इतने सारे लोग अप्लाई करेंगे। हान सेन को तो यही लगा था कि उसे ही अकेले चुना जाएगा। तभी एक यंग लॉर्ड ने हान सेन की तरफ इशारा करते हुए हंसते हुए कहा, अरे ये तो पीपी क्रेजी डेविल है, पीठ पर तीर कमान लटकाए काफी स्टाइलिश लग रहा है। तब बाकी अप्लाई करने वाले भी उसकी उड़ाने लगे। तुम यहाँ इन यंग लॉर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए आए हो, मुझे लगता है ये लोग तुम्हारी प्रोटेक्शन किया करें। हाँ। हान सेन ने बेबसी से जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों की प्रोटेक्शन करने लायक नहीं हूँ तो मैं अभी चला सकता हूँ, लेकिन युआन यंग लॉर्ड ने ठान लिया, तुम रुको, तुम मेरे बॉडीगार्ड बनोगे। इससे दूसरे अप्लाई करने वाले बेचैन हो गए। यंग लॉर्ड, आपको पक्का है? अगर सच में खतरा आ गया तो ये सबसे पहले भागेगा। लेकिन युआन अभी भी अपनी बात पर अड़ा रहा। कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हुए बोला, मैंने इसे चुन लिया है, तुम लोग खुद कोई दूसरा ढूंढ लेना। एक तगड़े आदमी ने उसे जानबूझकर टक्कर मारी और मजाक उड़ाया, तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है यार, पर युआन यंग लॉर्ड की नेकनियति को मत खोना। हान सेन ने लापरवाही से कहा, मेरी किस्मत हमेशा से अच्छी रही है। सीन बदलता है। कई तगड़े बॉडीगार्ड उन यंग लॉर्ड्स को लेकर जंगल के अंदर आए। एक बॉडीगार्ड ने दूर की तरफ इशारा करते हुए कहा,
कहा, जल्दी देखो, वहाँ पर ओरिजिनल क्रिएचर है। तभी आसपास के घने जंगल में एक काली परछाई तेजी से गुजरी और ये सब बेकार लोग अपनी औकात दिखाने के लिए आपस में लड़ते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़े। जबकि हान सेन ने आराम से अपने तरकश से एक तीर निकाला, लेकिन उसने कमान को पूरा नहीं खींचा, बस बिना ध्यान लगाए एक तीर छोड़ दिया। चूंकि तीर क्रिएचर को नहीं लगा था तो आसपास मौजूद लोगों ने उसकी खूब हंसी उड़ाई। हान सेन ने फिर से तीर निकाला। डूम्सडे सोल की फ्लेक्सिबिलिटी सच में कमाल की है, बस मुझे अपनी ताकत थोड़ी और बढ़ानी होगी। तभी एक बॉडीगार्ड ने ताना मारा, 20 मीटर के अंदर भी तुमसे निशाना नहीं लगता, तुम्हें आ युआन यंग लॉर्ड का बॉडीगार्ड बनते शर्म नहीं आती? हान सेन ने पॉलिटिकली जवाब दिया, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उस बॉडीगार्ड ने बेइज्जती से कहा, तुम्हारे लेवल पर प्रैक्टिस भी करते हो, बहुत शर्म की बात है। हान हाओ ने भी जल्दी से किनारा कर लिया, याद रखना कहीं कहना मत कि तुम मुझे जानते हो। कई नौसिखिए यंग लॉर्ड्स 3 ओरिजिनल लेवल के ब्लैक स्पॉटेड बीस्ट्स का सामना कर रहे थे और उन्होंने बॉडीगार्ड्स को हाथ लगाने से साफ मना कर दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इन नौसिखियों ने आसानी से उन ओरिजिनल बीस्ट्स को मार डाला। ये देखकर हान सेन मन ही मन उनकी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। असल में इन यंग लॉर्ड्स की प्रैक्टिस काफी अच्छी है। पहले उन्हें किसी और की जरूरत थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। इन कुछ दिनों के एक्सरसाइज से उनमें काफी सुधार आया है। अब ओरिजिनल लेवल के बीस्ट से निपटना उनके लिए बहुत आसान हो गया है। आखिरकार वो एलिट स्कूलों से आए हैं, उनकी शुरुआत मेरे जैसे कॉमन एजुकेशन वालों से कहीं ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब चिंग यंग लॉर्ड खुशी खुशी अपनी जीत का जश्न मना रहा था, तभी एक मरते मरते बचा हुआ ब्लैक स्पॉटेड बीस्ट अचानक अपनी आंखें खोल बैठा और बिना किसी चेतावनी के चिंग पर हमला करने को दौड़ पड़ा। उन तमाम बॉडीगार्ड्स में से कोई भी कुछ रिएक्ट नहीं कर पाया। ठीक उसी वक्त एक तीर हवा में आवाज करता हुआ आया और उस ओरिजिनल लेवल के ब्लैक स्पॉटेड बीस्ट का सिर पार कर गया। तब तक चिंग यंग लॉर्ड बुरी तरह सहम चुका था। हालांकि वो बीस्ट पूरी तरह मर चुका था। बाकी बॉडीगार्ड्स उस बीस्ट को लात घूंसों से पीटने लगे। देखते ही देखते वो बुरी तरह नष्ट हो गया। बाद में एक बॉडीगार्ड ने चिंग की सेहत के बारे में पूछकर सुकून की सांस ली, लेकिन फिर उसने सारा गुस्सा हान सेन पर निकाला। बेकार में तीर क्यों चला रहा था? लगभग चिंग यंग लॉर्ड को ही लगा दिया होता। और हान हाओ ने भी उसका साथ दिया। तभी उनके पीछे से आ युआन यंग लॉर्ड ने जोर से चीख कर कहा, सब चले जाओ। एक बॉडीगार्ड तुरंत हान सेन को डांटने लगा, सुन नहीं रहा है पीपी क्रेजी डेविल, आ युआन यंग लॉर्ड तुझे भगा रहा है। लेकिन आ युआन यंग लॉर्ड ने गुस्से में उस बॉडीगार्ड की कॉलर पकड़कर कहा, मैं तुम सबको भगा रहा हूँ। तुम लोग पैसे लेते हो तो हमारी सेफ्टी का जिम्मा उठाते हो, लेकिन पहले जब आचिंग खतरे में था तो तुम में से कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाया। अब एकमात्र व्यक्ति जिसने साहस दिखाया उसी के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो। कितनी बेइज्जती है। अब से मैं तुम में से किसी को नहीं देखना चाहता। लेकिन उस आदमी ने अभी भी बेरुखी से कहा, आ युआन यंग लॉर्ड, तुम हमें जाने को कह सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ये तुम्हारी तरफ से ब्रीच है, तो हमें बचे हुए पैसे देने होंगे। हमेशा अमीर रहने वाले आ युआन यंग लॉर्ड को ब्रीच से कोई मतलब नहीं था। उसने जेब से पैसों की एक मोटी गड्डी निकालकर आसमान में उछाल दी और बोला, ले जाओ ये अपने बेकार का सामान। वो आदमी बुरी तरह हान सेन से बोला, तू देख लेना। हान सेन ने उसी सादगी से जवाब दिया, अच्छे से जाओ। तब जो चिंग यंग लॉर्ड अभी अभी मरते मरते बचा था वो थैंक्स बोलने आया। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर अपना नाम हान सेन ही लिखा था और वो इस्तेमाल कर रहा था ब्लैक वॉरियर सीरीज की डूम्सडे सोल। तो उसे खींचने के लिए कम से कम अलायंस स्टैंडर्ड के 7.0 से ऊपर ताकत चाहिए। चिंग यंग लॉर्ड के रोंगटे खड़े हो गए। 7.0 ये इतना ताकतवर है? मैंने कहा ना कम से कम। उसने पलक झपकते ही कमान खींचकर तीर चला दिया और उसकी एप्रेसी भी बहुत शानदार थी। मेरे अनुमान से उसकी ताकत कम से कम 8.0 के आसपास होगी। सेनगे, हम दोस्त बन जाएं। भविष्य में तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। चिंग यंग लॉर्ड, आप बहुत मेहरबान हैं। आपने मुझे काम पर रखने का फैसला किया होगा तो उस वक्त आपने ये कमान पहचान लिया होगा। इतने पैसे वाले और इतनी समझ रखने वाला और ऊपर से उचित बात करने वाला मालिक मिलना मुश्किल है। एक आदमी शहर में दाखिल होने ही वाला था कि कुछ तगड़े लोगों ने उसका रास्ता रोक लिया। आ गया पीपी क्रेजी डेविल, तूने हमारे इतने सारे पैसे नहीं कमाने दिए, इसका गुस्सा हमें बहुत है। बात खत्म होते ही लियू फेंक ने सबके सामने ही चाकू निकालकर हान सेन पर हमला कर दिया। हान हाओ ने सोचा, हान सेन तू इतना बेवकूफ है, जो मुसीबत तूने खुद ली है उसमें मैं तेरी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामने का हान सेन गायब हो गया था। लियू फेंक का पूरा दम वाला हमला केवल उसकी परछाई पर लगा था। फिर अचानक हान सेन ने लियू फेंक की कलाई पकड़ ली और उसे बहुत आसानी से जमीन पर पटक दिया। साथ ही उससे उसका चाकू भी छीन लिया। हान हाओ को पसीना आ गया। क्या हो गया? उसकी स्पीड अचानक इतनी तेज हो गई जैसे मेरी आंखों में धुंध सा लगा। ये सीन देखकर वहां मौजूद सब लोग डर गए। पीपी क्रेजी डेविल ने लियू फेंक को हरा दिया? ये हो नहीं सकता। लियू फेंक का फिजिकल लेवल तो 6.7 है। लियू फेंक गुस्से से पागल हो गया। अभी भी खड़े देख रहे हो? जल्दी से इस कमीने को काटो। लेकिन हान सेन ने उसका हाथ और भी जोर से उल्टी दिशा में मरोड़ दिया, जिससे उसकी हड्डी छटा की आवाज के साथ टूट गई। दर्द से लियू फेंक का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया और वो चीखने लगा। हान सेन ने बस इतना कहा, तेरे मुंह में बहुत गंदगी है। इसी बीच बाकी आदमी हाथ में हथियार लेकर हान सेन पर झपट पड़े, लेकिन हान सेन बिल्कुल शांत था। एक हाथ से सारे हमले रोक रहा था। ये चाकू काफी महंगा लग रहा है, 1-2 करोड़ के आसपास होगा। मेरे पास भी एक अच्छे छोटे हथियार की कमी थी। हान हाओ यकीन नहीं कर पा रहा था। ये आदमी क्या सच में वही हान सेन है जिसे मैं जानता हूँ? क्या वो पहले एक
ओरिजिनल क्रिएचर तक को नहीं हरा पाता था? क्या वो रोज सिर्फ फ्लाइंग आर्मर बीटल्स को मारता था? वो मुझसे बहुत कमजोर था, लेकिन अब क्यों? हान सेन ने ठंडे स्वर में कहा, लियू फेंग, ये अच्छा चाकू तुम्हारे पास बेकार है। फिर उसने वो चाकू म्यान में रखते हुए पक्के लहजे में कहा, ये अच्छा चाकू अब मेरा है। हान सेन धीरे धीरे शेल्टर की तरफ बढ़ने लगा और जिन तगड़े लोगों की पिटाई हुई थी उनमें से कोई भी उसे रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लेकिन तभी लुओ तियान यांग ने हान सेन का रास्ता रोक लिया। पीपी क्रेजी डेविल, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है, अब मेरे आदमियों को छूने लगे हो। लुओ भाई, इस कमीने ने मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरा चाकू भी छीन लिया, तुम्हें मेरा बदला लेना होगा। लेकिन लियू फेंग को डांट पड़ी, बेकार आदमी, बस मेरा नाम खराब कर रहा है। लुओ तियान यांग ने अपना कोड़ा लहराना शुरू किया। पीपी क्रेजी डेविल, आज मैं तुझे बता दूंगा कि तू कैसे मरेगा। हान सेन भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने मुश्किल से लुओ तियान यांग के कोड़े को रोका। इतनी ताकत है, कहते हैं उसका फिजिकल लेवल 9.6 है। लगता है सच है। लुओ तियान यांग के चेहरे पर हल्की हैरानी थी। मेरे कोड़े को भी रोक लिया? ये बेकार आदमी इतना ताकतवर कब हो गया? नहीं, इस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। ये आगे चलकर बहुत खतरनाक होगा। ये वो आदमी था जिसे पूरे शहर में कमजोर कहा जाता था और आज उसने बहादुरी से कोड़ा उठाया। उसे अपनी तरफ कमान तानते देख लुओ तियान यांग चौंक गया। हान सेन, ये तो लुओ गे के साथ सीधा टकराव कर रहा है। सब हैरान थे। पीपी क्रेजी डेविल ने मौत मोल ले रखी है। ये लुओ गे है, शेन तियान जी का दायां हाथ है। हान सेन ने मन ही मन सोचा, हालांकि कमान को इतनी देर तक खींचे रखना मेरी ताकत खर्च करता है, लेकिन ऐसे वक्त में मैं कमजोरी नहीं दिखा सकता। अगर लुओ तियान यांग ने थोड़ी भी हरकत की तो एक ही तीर से उसकी जान ले लूंगा। लेकिन तभी इस स्टील शेल्टर में सबसे ताकतवर औरत अपनी बड़ी टोली लेकर आ पहुंची। हान सेन, अपना तीर नीचे करो। फिर उसने पलटकर कहा, लुओ तियान यांग, तुम भी अपना कोड़ा वापस रखो। लुओ तियान यांग ने मना कर दिया, नहीं चलेगा क्विन जी, ये पीपी क्रेजी डेविल पहले भी तुम्हारी बेइज्जती कर चुका है, आज मुझसे हाथ उठाने लगा है, मैं इसे मारकर ही रहूंगा। उसकी बात खत्म होते ही क्विन शिवान ने बैंगनी रंग की एक ऊर्जा फेंककर ठीक लुओ तियान यांग के कोड़ा चलाने वाले हाथ पर लगाई। लुओ तियान यांग अपना संतुलन खो बैठा और तुरंत घोड़े से नीचे गिर पड़ा। क्विन शिवान ने आंखों ही आंखों में उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं अपने लोगों को खुद ठीक कर लूंगी, किसी और को दखल देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो आलीशान अंदाज में हान सेन के सामने से गुजरी और एक टोकन दे गई। क्या सोच रहा है, चल। हान सेन पहली बार कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। लुओ तियान यांग क्विन शिवान से भिड़ने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए उसे मजबूरन आंखों देखा हान सेन को शहर में जाते देखना पड़ा। लोगों में चर्चा होने लगी। क्विन शिवान ने कहा कि पीपी क्रेजी डेविल उसका आदमी है, तो क्या उसे ये वाली पसंद है? लगता है वो उसके दीवानेपन में है। ये बहुत बुरा हुआ, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। सीन बदलता है। क्विन शिवान ने हान सेन को शूटिंग स्क्वाड में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। क्विन शिवान ने कहा, आज तुमने लुओ तियान यांग से दुश्मनी मोल ले ली है बिना मेरे सहारे के। क्या तुम्हें लगता है वो तुम्हें छोड़ेगा? ऊपर से डूम्सडे सोल इस्तेमाल करने लायक होना, इसका मतलब तुम में हुनर है। हान सेन ने बेपरवाही से कहा, क्विन मिस, तुम्हारी मेहरबानी का शुक्रिया, मैं अपने काम खुद सुलझा लूंगा। पूरे स्टील शेल्टर में केवल मेरे पास ही शूटिंग स्क्वाड है। मेरे साथ रहोगे तो आगे चलकर मिलिट्री अकादमी में जाने में फायदा होगा। हान सेन तुरंत पलटा, किसने कहा मैं मिलिट्री अकादमी जाऊंगा? मेरा फिजिकल लेवल अभी यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करता। क्विन शिवान ने कहा, है ना, ये मानक आम लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे जैसे इंसान के लिए ये बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं है। हान सेन दंग रह गया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रही थी। तुम ये क्या कहना चाहती हो? तुम दिखने में एक नौसिखिए और छोटे रोल वाले लगते हो, लेकिन असल में तुम में काफी दम है। तुम कैसे इतने ताकतवर बने ये कोई मायने नहीं रखता। मेरे लिए सबसे जरूरी है अपने काम के लायक लोगों को अपने साथ लेना। हान सेन ने बात का रुख बदलते हुए पूछा, तो जो मैंने पहले तुम्हारे साथ किया था उससे तुम नाराज नहीं हो? क्विन शिवान के चेहरे का रंग तुरंत बदल गया। वो बात फिर कभी मत उठाना। अगर तुम मिलिट्री अकादमी नहीं गए और कोई अरिस्टोक्रेट टाइटल भी नहीं है, तो जब देश की सेवा करने का वक्त आएगा तो सिर्फ एक साधारण सैनिक बनकर काम आएगा, बस तोप के चारे का काम ही मिलेगा। हान सेन ने उसकी बात को हल्के में लिया। तुम्हें कैसे पता कि मुझे अरिस्टोक्रेट टाइटल नहीं मिल सकता? उसने मन ही मन सोचा, जब तक मैं बिंगजी और युगुशु की प्रैक्टिस करता रहूंगा और हायर लेवल के जीन पालूंगा तो अरिस्टोक्रेट टाइटल पाना मुश्किल नहीं होगा। क्विन शिवान ने गुस्से में उसकी कॉलर पकड़ ली। मैं कहती हूँ तुम्हें नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोशिश करके देखना चाहते हो? हान सेन तुरंत नरम पड़ गया। ठीक है, मैं समझ गया, मैं शूटिंग स्क्वाड में शामिल हो रहा हूँ, लेकिन दिल में खूब साफ था, कमबख्त, इस औरत के पास मिलिट्री का करप्शन है। अगर इसने सच में मुझे फंसाना चाहा तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। यह आदमी अपनी बहन को स्कूल ले जा रहा था कि दूर से ही उसकी नजर अपने बेशर्म चाचा पर पड़ी। वो जो बच्चा लिए हुए है और वो औरत जो उसके साथ है, वो कौन है? लगता है मुझे कोई मजेदार सीन देखने को मिल गया है। जल्द ही उनकी सामना हुई। चाचा को जब पता चला कि हान सेन यान यान को स्कूल छोड़ने आया है तो वो बेशर्मी से बोला, शेंगा हुआ की फीस तो कई लाख होती है, लगता है भाई के नाम पर कंपनी को इतने सालों से लूटते रहने से जमाखोर करके रखी है। फिर हान सेन की तरफ इशारा करते हुए बोला, मैं तुझे बता रहा हूँ, वो सारा पैसा हान परिवार का है, उसे बांटना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं तुझे अच्छा नहीं होने दूंगा। हान सेन ने बर्फीले लहजे में कहा, चाचा क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट पर साफ लिखा है कि वो 2 लाख चुका दिए तो तुम में से कोई भी मेरे घर से एक पैसा नहीं ले सकता। चाचा गुस्से से लाल पीला हो गया। वो तो फ्रॉड है, मान्य नहीं होगा, पीछे से मैं तेरी माँ से मिलूंगा। हान सेन ने कहा, अगर तुमने किसी प्राइवेट रेजिडेंस में घुसने की कोशिश की तो मुझे अधिकार होगा कि सीधा तुम्हें मार गिराऊं। ये सुनकर चाचा और भी गुस्सा हो गया और बिना कुछ सोचे हान सेन पर मुक्का चला
चला दिया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हान सेन ने एक ही हाथ से उसका मुक्का रोक लिया और फिर एक थ्रो से उसे जमीन पर पटक दिया। हान सेन ने उसे तरेड़ते हुए कहा, चाचा अगर मरना चाहते हो तो मेरे घर आकर देख लो। तब वो औरत जिसकी गोद में बच्चा रो रहा था डर के मारे भाग गई। बेटा मत डर, मैं तुझे पहले स्कूल पहुंचाती हूँ, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी। हान सेन ने उस औरत पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि अपनी जेब से एक मेमोरी क्रिस्टल निकाला। अभी जो औरत थी काफी सुंदर थी और बच्चा भी प्यारा था। तुम्हें क्या लगता है अगर चाची को पता चल गया तो वो क्या समझेगी? चाचा बेयू सहम गया। तूने सब रिकॉर्ड कर लिया? उसका हाथ कांप रहा था। वो क्रिस्टल छीनना चाहता था। कमीने, जल्दी डिलीट कर। लेकिन हान सेन ने उसकी कलाई को और जोर से दबाया जिससे चाचा दर्द से चीख उठा। हान सेन हंसा। सब एक ही परिवार है, हर बात पर बातचीत से हो सकती है। बस चाचा मुझे 2 लाख दे दो, मैं भी ये डिलीट कर सकता हूँ। लेकिन पसीने से तर चाचा अभी भी हट पकड़े हुए था। तेरा बस चलता है। तब हान सेन ने उसकी कलाई और मरोड़ी। मजबूरन चाचा को उसकी शर्त माननी पड़ी। हान सेन ने आखिरी बार उसे चेतावनी दी, चाचा मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा लेकिन ये मेरे मूड पर निर्भर करेगा और हाँ अब से मेरे घर पर झगड़ा करने मत आना वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। हान सेन तू बिना भरोसे वाला कमीना है। वो अपनी कलाई को देख रहा था जो लगभग टूटने को थी। ये लड़का इतना खतरनाक कब हो गया? पहले से तो पूरी तरह बदल गया है। तब हान सेन पछता रहा था। चाचा के चक्कर में यान यान को स्कूल पहुंचाने में लगभग देर हो गई थी। लेकिन क्या मैंने उसे बहुत डरा दिया? बाद में उससे मिलकर बात करूंगा। अब से यान यान के सामने जब भी मारपीट हो मैं कोशिश करूंगा कि वो देखे नहीं, वो अभी छोटा है। हान सेन बिना सोचे ही फिजिकल टेस्टिंग सेंटर पहुंच गया। बढ़िया है, डूम्सडे सोल के साथ कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखते हैं कि ताकत में कुछ फर्क आया या नहीं। अंदर जाकर टेस्ट कर लेता हूँ। एक आदमी जिसका नाम झाओ बोशान था उसने 6.67 सेकंड में फिजिकल टेस्ट पूरा किया। ये रिजल्ट भले ही काफी अच्छा था लेकिन आखिरी चरण में उसने ठीक से प्रदर्शन नहीं किया था। एक बार और कोशिश करे तो A ग्रेड मिल सकता है। स्टारशिप का कैप्टन बनना है तो मेहनत करते रहना होगा। उसने साइन बोर्ड की तरफ देखा। इस समय पर टेस्ट कौन ले रहा है? मैंने तो जानबूझकर कम लोगों वाला वक्त चुना था। अभी तो मैं ही अकेला था। वो मॉनिटर स्क्रीन के सामने आ गया। मैं देखूंगा कौन इतना चालाक है। झाओ बोशान रुक गया। ये आदमी बीस्ट सोल के सहारे रोबोट लेवल को पार करना चाहता है, पर चाहे ऐसा करे तब भी कोई फायदा नहीं है। इन इवॉल्व्ड लोगों के लिए 60 मीटर पार करना पास, 70 मीटर अच्छा, 80 मीटर बहुत अच्छा, 90 मीटर हाई और पूरे 100 मीटर पार करना सुपर होता है। अभी मेरा रिजल्ट 76 मीटर था और इस इंसान के पास बीस्ट सोल का फायदा है तो ज्यादा से ज्यादा 80 मीटर के आसपास ही आएगा। लेकिन बात खत्म भी ना हुई थी कि उस शख्स ने बीस्ट सोल फ्यूज करके सारे रोबोट्स को तोड़ डाला। ये सीन देखकर झाओ बोशान की जान में जान नहीं रही। टेस्ट रेटिंग 3S है, समय 7.88 सेकंड। नहीं हो सकता एक बार में ही क्लियर कर दिया और इतने कम समय में। बहुत वायलेंट है। ये धमाकेदार आदमी आखिर है कौन? क्या ही बहुत गजब है। लेकिन जैसे ही वो कुछ सोचता वो शख्स वहाँ से गायब हो गया। जल्द ही इंटरनेट पर एक पोस्ट बहुत वायरल हो गई। गली मोहल्ले में हर कोई उस 7.88 सेकंड वाले वायलेंस गॉड के बारे में जानता था। बहुत से लोग सोच रहे थे कि वो शख्स बीगे ही होगा। सीन बदलता है। समुद्र किनारे बने विला में ये खबर जल्द ही पहुंच गई। तांग जेन लियू पसीना पोंछते हुए आया। क्या हुआ लिनफेंग? मैं अभी वर्कआउट कर रहा था, नहाने जा रहा था। लिनफेंग ने टेस्ट रिजल्ट का स्क्रीन दिखाया। तांग जेन लियू देखते ही सकते में आ गया। वाह, 7.88 सेकंड, 3S रेटिंग। ये आदमी कौन है? शूटर ने उसका असली चेहरा नहीं देखा। उसके जीन्स रेगुलर वाले जीन्स के अलावा लगभग फुल हैं और उसने काफी अच्छी हाई प्रिंट जीन टेक्निक भी सीख रखी है और वो जो बीस्ट सोल इस्तेमाल कर रहा है वो ब्लड लेवल का है। तांग जेन लियू को ये सब सुनकर सिर दर्द हो गया। बस ये बकवास मत करना कि वो कौन है। जैसे तैसे मैं उन कुछ पागलों के दूसरे पवित्र शेल्टर में जाने का इंतजार कर रहा था। अगर इस आदमी ने इस साल के टॉप 10 गॉड्स की प्रतियोगिता में रुकावट डाली तो मैं इसे मार डालूंगा। लिन फेंक ने उसे गंभीरता से समझाया। इस लेवल का होना, उसकी पहचान और बैकग्राउंड निश्चित रूप से आम नहीं है। हो सकता है कि वो मिलिट्री से भी जुड़ा हो। क्या तुम सच में उससे भिड़ सकते हो? मैं तो बस अपना गुस्सा निकाल रहा था, सच में मत लेना। पर हाँ, मैं वाकई ये जानना चाहता हूँ कि वो कौन है। इतनी ताकत से तो वो पूरे शेल्टर के हालात बदल सकता है। जल्द ही 2 दिन बाद ट्रांसफर स्टेशन पर हान सेन जल्दी जल्दी लौटा। मैं तो कुछ दिन के लिए बाहर गया था और क्विन शिवान ने मुझे तुरंत वापस बुला लिया। उसके सामने तो मेरी कोई औकात ही नहीं है। तुम अभी यांग वान ली के पास रिपोर्ट करो और औपचारिक रूप से शेन शे टीम में शामिल हो जाओ। मुझे अभी शिंग्यू ग्रुप के साथ डील करने जाना है। बेहतर होगा कि तब तक अपना काम खत्म कर लो जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। हान सेन ने सोचा, शेन त्यान जी तो शिंग्यू ग्रुप के यंग लॉर्ड हैं और मेरे पिता की मौत भी इसी कंपनी से जुड़ी है, पर क्विन शिवान और इनका कोई काम क्या हो सकता है। तभी क्विन शिवान ने पलट कर कहा, अब समझ गए ना कि मैंने तुम्हें शेन शे टीम में शामिल क्यों कराया। मेरे सहारे के नीचे रहोगे तो वो लोग तुम्हें आसानी से नहीं छेड़ेंगे। सीन बदलता है। हान सेन क्विन शिवान के निर्देशानुसार यांग वन ली के ऑफिस पहुंचता है। हैरानी की बात यह है कि शेन शे टीम की ग्रुप लीडर एक आकर्षक सेक्सी महिला निकलती है। तुम ही हो हान सेन, तुम तय वक्त से 10 सेकंड लेट हो। हान सेन तुरंत समझाने की कोशिश करता है, अभी क्विन स्टेशन मास्टर मुझसे बात कर रही थी, पर यांग वान ली ने बीच में ही टोक दिया। तो तुम्हारा मतलब है कि क्विन शिवान की वजह से तुम लेट हो गए। खुद लेट होकर दोष किसी और पर डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम जैसे लोगों को डांट पड़ना ही ठीक है। फिर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया, जल्दी से ये भरो। हान सेन ने मन ही मन सोचा, ये औरत क्या है, पहली बार मिल रही हूँ, पर ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे बहुत दुश्मनी रखती है। अचानक यांग वान ली ने उसे छेड़ते हुए कहा, आखिर तुम में ऐसा
ऐसा क्या है जो क्विन शुआन को बिना मेरिट के ही तुम्हें सीधा सिलेक्ट करना पड़ा? हान सेन उसके पैरों को घूरते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। लीडर, ऐसे तो मैं ठीक से फॉर्म नहीं भर पाऊंगा। फॉर्म भरते ही क्विन शुआन ने कॉल कर दिया, वान ली, अभी मेरे ऑफिस आओ और हान सेन को भी ले आना जल्द ही। तीनों एक वीडियो देख रहे हैं जो पूरे शेल्टर में बहुत टहलका मचा रहा था। वान ली, देखा, इस वीडियो ने इंटरनेट पर काफी धूम मचा दी है। हान सेन सकते में आ गया, ये तो टेस्टिंग सेंटर वाली मेरी फुटेज है। किसी पागल ने पैसे देकर ये रिकॉर्ड कर डाली। कहीं मेरी पहचान तो नहीं उजागर हो गई? वो लोग उसे पहचानते हैं जिसने पहले शेन त्यान जी का ब्लड क्रिएचर चुराया था, जिसे लोग गोल्डन एम्परर का नाम देते हैं। बदकिस्मती से आज तक किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा है। क्विन शुआन इस फुटेज से ये जान लेती है कि गोल्डन एम्परर के पास ब्लड लेवल का बीस्ट सोल आर्मर है और उसने कोई एडवांस्ड हाइपरेंट जीन टेक्निक सीखी है। अब सबसे जरूरी ये है कि फुटेज वाली जगह लुओजिया स्टार का फिजिकल टेस्टिंग सेंटर है, उसे ढूंढना है। ये इंसान हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा, लेकिन लुओजिया स्टार पर कोई खास बड़ा परिवार या नामी लोग नहीं है। ये सोचना मुश्किल है कि किसने ऐसे शख्स को तैयार किया होगा। अगर गोल्डन एम्परर हमारी टीम में शामिल हो जाए तो आगे ब्लड क्रिएचर का शिकार करने में हमें शेन त्यान जी और क्वान गे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हान सेन समझ गया था कि पिछली बार क्विन शुआन ने जब उसे लो त्यान यांग से बचाया था तो वह भी सिर्फ टैलेंट अपनी तरफ खींचने के लिए था। वह सच में टैलेंटेड लोगों की इतनी बेकद्र थी। हान सेन ने कहा, सुनता हूँ ये गोल्डन एम्परर हमेशा अकेले घूमता है, इसे अपना पार्टनर बनाना इतना आसान नहीं होगा। पर क्विन शुआन ने पहले से ही कुछ सोच रखा था। कोई टेंशन नहीं, अगर नहीं माना तो मनली का उसी पर यूज कर लूंगी। यांग मनली भी पूरी तरह तैयार थी, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, बस डर है कि वो मर्द ही ना हो। ये सुनकर हान सेन के दिमाग में उसी वक्त एक लुभावना सीन आ गया। उसने सोचा, ये दोनों औरतें इतनी खुली हैं। ये आदमी पहले दिन शेनशे टीम में आया तो उसकी पोल खुलते खुलते बच गई। उसने सुशाओ छाओ से सीधा बात करने की कोशिश की, लेकिन सुशाओ छाओ उसे बिना आर्मर के नहीं पहचानती थी। हान सेन चौंक गया, क्योंकि पहले वो गोल्डन एम्परर के रूप में ही उससे जुड़ा था। उसने समय रहते बात बदल ली। सब जानते हैं, पहले लुओ आर पे तुम ही हो जिसने सबसे पहले बीगे का नाम लेकर चीख लगाई थी। सुशाओ छाओ हंस दी, क्या मैं इतनी मशहूर हो गई हूँ? पर अगर मैं नहीं होती तो बीगे इतना मशहूर नहीं हो पाता। थोड़ी बातों के बाद सुशाओ छाओ ने हान सेन को चुपके से बताया कि उसे यहाँ पर यांग मनली से सावधान रहना चाहिए, वो एक सैडिस्ट है। हान सेन को भी इस बात का एहसास था, मैंने उससे मुलाकात की है, सच में कुछ ज्यादा ही है। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि पीछे से गालियों की आवाज आई। दोनों की गर्दन एक साथ सिकुड़ गई। यांग मनली आग बबूला हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब मुसीबत आ गई। यांग मनली ने उन दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। 7.0 का बो 1000 बार प्रैक्टिस करो, जब तक पूरे ना हो जाने नहीं दूंगी। अगर कोई चोरी करता दिखा तो मैं देख लूंगी। हे भगवान, ये तो हमारी जान ले लोगी। मेरी तो ताकत मुश्किल से 7.0 है। यांग लीडर, हमें माफ कर दो ना। हान सेन ने दिलासा दिया, इतना उदास मत हो, वो आदमी तो यहाँ है ही नहीं, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन सुशाओ छाओ बौखला गई। भाई तू बहुत भोला है, वो हमें देखने के लिए आदमी लगाएगी। खाली जगह पर तीर मारना मान्य नहीं, निशाना चूकना मान्य नहीं, 1000 में से एक भी कम नहीं होना चाहिए। हान सेन ने बेबसी से कहा, तो फिर करते हैं प्रैक्टिस, वैसे भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। फिर उसने गंभीरता से कहा, याद रखना, लड़का हो तो टिकने की क्षमता बढ़िया होनी चाहिए। हान सेन 9.1 के बल से 7.0 के बो को खींचने में कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन सुशाओ छाओ को थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। पर वो भी टिक गई तो उसकी तकनीक काफी बढ़ जाएगी। तभी कुछ टीम के सदस्यों ने आते हुए मजाक उड़ाया, तुम लोग खूब प्रैक्टिस करो, हम कल सुबह ब्लड क्रिएचर का शिकार करने जा रहे हैं, ये मौका तुम लोगों को नहीं मिलने वाला। सुशाओ छाओ ने पूछा, ब्लड क्रिएचर? मुझे तो पता ही नहीं था। उस आदमी ने बताया, शेन त्यान जी को मिला है, उसने हम स्टील आर्मर ग्रुप से मदद मांगी है। हान सेन ने कान खड़े कर दिए। शेन त्यान जी? तो क्विन शाओ को पहले शिंग्यू ग्रुप के साथ मीटिंग करनी थी, यही वजह है। तभी लियू डिप्टी लीडर ने आकर उनकी बात काटी। इतना बकवास क्यों कर रहे हो, प्रैक्टिस करो। सुशाओ छाओ ने तुरंत पैसे निकालकर लियू डिप्टी लीडर को देने की कोशिश की। लियू डिप्टी लीडर, क्या आप यांग लीडर से कह सकते हैं कि कल मुझे भी ले चले? लेकिन उसने उसे धक्का दे दिया, मुझे यहाँ पता है क्या चल रहा है। फिर उसने मुखातिब होते हुए कहा, और तुम, शेनशे टीम क्या कोई मामूली जगह लगती है? शेनशे टीम सच में बहुत सख्त है। पर सुशाओ छाओ ने गाली दे डाली, सख्त तो दिखावा है, लियू होंग ताओ ने कभी मेरे पैसे नहीं लिए हैं, आज क्या सीन कर रहा है? उसने हान सेन की तरफ देखा। भाई मुझे लगता है लियू सरनेम वाला तुम्हें निशाना बना रहा है। वो यांग डिप्टी लीडर पर ढाई है, हमेशा उसकी चाटुकारिता करता है। उसे शायद पता चल गया है कि यांग डिप्टी लीडर तुमसे नाराज है, इसलिए जानबूझकर तंग कर रहा है। हान सेन ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, ये मेरे सिर कैसे आना टूटा, मैं तो सच में परेशान हूँ। फिर वो तीरंदाजी का अभ्यास करने लगा। हान सेन ने सोचा, 7.0 की प्रैक्टिस बो डूम्सडे सोल से कहीं ज्यादा हल्का है। लगातार तीर चलाने में कोई परेशानी नहीं होती और अभ्यास भी आसानी से हो जाता है। जल्द ही बो के निशाने पर घने घने तीर लग चुके थे और सभी केंद्र के पास थे। ये देख सुशाओ छाओ के होश उड़ गए। लगातार 40 तीर, हर बार इतने एक्यूरेट। भाई तुमने तो अपनी असली कला छुपा रखी थी। वहाँ बैठा स्कोर लिखने वाला भी हैरान था। वाह, ये किसी अविवाहित आदमी के 30 साल के अनुभव जैसी स्पीड है। क्या ये सच में पीपी क्रेजी डेविल है? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? तभी काफी सारे टीम मेंबर उसे देखने लगे। वो हमेशा दाहिने हाथ से ड्रॉ करता है, हाथ नहीं बदला, ताकत भी कमजोर नहीं लग रही, माथे पर एक बूंद पसीना भी नहीं है। लेकिन लियू होंग ताओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसमें इतनी खास बात क्या है? ऐसे लोग बड़े नहीं बन सकते।
सकते। हान सेन ने सुश्याओ छाओ की तरफ देखा। तुम भी आलस्य मत करो, जल्दी से अभ्यास करो, वक्त कम है। सुश्याओ छाओ उसकी काबिलियत देखकर दंग रह गई। यार अगर तुम सच में कल हम दोनों को उस शिकार में शामिल करा दो तो अब से तुम मेरे आइडल हो। हान सेन ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा, मुझ पर भरोसा रखो, इस रफ्तार से अधिकतम 5 घंटे में सब हो जाएगा। ब्लड क्रिएचर को किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। उस समय यांग मनली उसे एक ऑब्जर्वेशन रूम से देख रही थी। हान सेन, लगता है तुम में थोड़ा दम है। क्विन शिवान ने तुम्हें चुनकर सही किया, पर आगे स्टील आर्मर ग्रुप में टिके रहना है तो ये तुम्हारे भाग्य पर निर्भर करेगा। बहुत देर बाद पूरे प्रैक्टिस ग्राउंड में हर तरफ तीर लग चुके थे। सुश्याओ छाओ अपने दोनों घुटनों के बल गिर पड़ा। हमने सच में सुबह होने से पहले 2000 तीर मार डाले, पर मुझे लगता है कि मेरे हाथ अब बेकार हो जाएंगे। हान सेन ने उसे जल्दी से दवा लगाने के लिए कहा ताकि कल के काम में दिक्कत न हो। हमें अभी पता नहीं है कि किस तरह का ब्लड क्रिएचर है, क्या तैयारी करनी चाहिए। सुश्याओ छाओ ने बताया कि उसने पहले ही दिन में सब पता लगा लिया था। इस दुनिया में पैसे से न मिलने वाली इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं होती। यांग मनली की महिला असिस्टेंट ने मुझे बताया कि कल का टारगेट एक उड़ने वाला ब्लड क्रिएचर है। उड़ने वाला ब्लड क्रिएचर, उसे तो बहुत मुश्किल होगा। शेन त्यान जी के आदमियों में से कोई तीरंदाजी करना नहीं जानता, इसलिए उसने हमसे मदद मांगी है। हान सेन सोच में पड़ गया। उड़ने वाले ब्लड क्रिएचर को लोक करना बहुत मुश्किल होता है। साधारण मिश्रित तीर उसके काम नहीं आएंगे। मुझे जेड गैंग वाले तीर लेने होंगे। रात में हान सेन तीर ढूंढने लगा। जेड गैंग नई धातु है, इसकी मजबूती और लचक स्टील से कहीं ज्यादा बेहतर होती है। यहाँ तक कि थोड़ी सी मात्रा मिलाने से ही हथियार काफी दमदार हो जाते हैं। पर मेरे पास अब ज्यादा पैसे नहीं बचे हैं। संभवतः ये तीर मेरे बस के नहीं है। डूम्सडे सोल में 0.4% जेड गैंग है और बो की डोरी में मुश्किल से 0.5%। तीर तो कम से कम इनसे ज्यादा होने चाहिए। ये तीर सही है, दाम भी उचित है। जल्दी से सेलर से कांटेक्ट करना होगा।